शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे आप लोग बोलो, बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों, यस आर यस स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज 4410 बात करता है कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट की। इससे पहले हमने देखा है SRS 4400 AUP एंगेजमेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट। इसको कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट बोलो या कंपाइलेशन एंगेजमेंट बोलो, क्या ही फर्क पड़ता है। एग्जाम में तो स्पेलिंग तुमने सेम ही लिख कर आना है। ठीक है, समझते हैं कॉम्पिलेशन क्या होता है या फिर कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या होता है। ठीक है, देख, एक कंपनी है, उसका मैनेजमेंट तेरे पास आता है। तू कौन है? तू ऑडिटर है। ठीक है, तो ऑडिटर है तो तेरे पास आता है, बोलता है कि देख मेरे को ऑडिट करके दे दे। ठीक है, तू बोलता है ठीक है ऑडिट करके देता हूँ, लेकिन मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दे दे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जिम्मेदारी किसका है? मैनेजमेंट का है। एफआरएफ के हिसाब से बनाएगा वो सारी चीज़ें, किसका जिम्मेदारी? मैनेजमेंट का है। वो बोलता है कि देख भाई, मेरे को नहीं बनाने का होता है, मेरे को बिजनेस आता है, मैं बिजनेस कर सकता हूँ अच्छे से, मेरे को बिजनेस के बारे में पता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्टिंग, एएस इंडेस, इसके बारे में ज़्यादा मुझे नहीं पता है। तू क्या कर, तू ही बना एंड तू ही ऑडिट कर। बोला अरे ऐसे थोड़ी होता है पागल, इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो जाएगा ना मेरा, मैं थोड़ी बना के देगा तेरे को। अच्छा तो क्या करेंगे? तो मैं बोला देख भाई, तू क्या कर, तू है ना, जा दूसरे सीए के पास में, सीए नंबर 2 के पास में जा, सीए नंबर 2 के पास में जा एंड सीए नंबर 2 को बोल कि वो तेरे को हेल्प करेगा। उसको अच्छे से पता है, उसको एफआरए पता है, एएस इंडेस पता है ना, सीए ना भाई साहब, उसको सब कुछ पता है। उसके पास एक्सपर्टीज है अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। वो तेरे को हेल्प करेगा, वो तेरे को ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उसको बनाने में हेल्प करेगा। अच्छा तो मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट सीए नंबर 2 के पास जाता है, तो सीए नंबर 2 बोलता है कि ठीक है भाई, मैं कर लूँगा तेरे को हेल्प। तू क्या कर, तू मेरे को ना सारे रिकॉर्ड्स दे दे, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स दे दे, तू सारे मेरे को डॉक्यूमेंट्स दे दे। तू मुझे क्या कर, सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे जो मुझे बनाने के लिए लगने वाला है। एंड साथ में तेरे जजमेंट्स भी मुझे लगेंगे, जजमेंट्स भी मुझे लगेंगे कुछ कुछ। अरे जजमेंट्स भी कुछ कुछ मुझे लगेंगे तेरे। जजमेंट्स से क्यों सर, जजमेंट्स क्यों? अरे देख भाई, तेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल आता है, फलाना ढिमका आता है, तेरा क्या क्या आता है तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तेरा लिटिगेशन का प्रोविजन, लिटिगेशन क्लेम्स आते हैं, केस लॉज आता है, क्या क्या आता है। ठीक है, केस, ये सब तो जजमेंट तो लगेंगे ना भाई। तो रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, इन्फॉर्मेशन, जजमेंट, ये सारी चीज़ें तू क्या कर, मेरे को दे दे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना, ये जो सारी चीज़ें तू दे रहा है ना, देख भाई, ये ना सारी चीज़ें एक्यूरेट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें एक्यूरेट होनी चाहिए एंड कंप्लीट होनी चाहिए। ये मैं नहीं देखूंगा कि एक्यूरेट है कंप्लीट है, ये तेरी जिम्मेदारी है। तू क्या करे, सारी जो इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है ना, वो एक्यूरेट है एंड कंप्लीट है, ये तेरी जिम्मेदारी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट कंप्लीट करके दे दे। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इन सब के ऊपर मैं क्या करूंगा, FRF के हिसाब से, अगर तेरे को एएस के हिसाब से चाहिए तो एएस के हिसाब से, तेरे को इंडेस के हिसाब से चाहिए इंडेस के हिसाब से, तेरे को शेड्यूल 3 के हिसाब से चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए, तेरे को जैसा चाहिए ना, मैं सब बना के देता है ना भाई। बेटा है ना, तू टेंशन क्यों लेता है? मैं तेरे को FRF के हिसाब से क्या करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपाइल करके दूंगा। गोबिलो 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 कंपाइल करके दूंगा भाई साहब, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपाइल करके दूंगा। मैं तेरे को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बना के दूंगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, सीए नंबर 2 एंड मैनेजमेंट के बीच में डिस्कशन होता है। ये दोनों के बीच में जो एंगेजमेंट जा रहा है ना, ये दोनों के बीच में जो एंगेजमेंट जा रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कॉम्पिलेशन या कंपाइलेशन एंगेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट इसको बोलेंगे। अच्छा जी, तो कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट है क्या and होता क्यों है? सबसे पहले ये समझो। देखो, व्हाट इज कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट। अगर तुमको कोई पूछता है कि कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट क्या है, तो प्रैक्टिशनर यूजेस देयर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज, प्रैक्टिशनर uses their accounting and financial reporting expertise to help management prepare and present financial information। तो मैनेजमेंट को, सॉरी, तो मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है भाई, मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है क्यों, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये प्रैक्टिशनर कौन होता है? ये प्रैक्टिशनर कौन है? ये प्रैक्टिशनर नथिंग बट तेरा अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बस ऑडिटर नहीं है। क्योंकि ऑडिटर रहेगा तो भाई कंपाइल नहीं करेगा ना वो। तो प्रैक्टिशनर कौन है? तेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा यूजुअली एन अकाउंटेंट, प्रैक्टिशनर यूजुअली एन अकाउंटेंट। तो जो भी है ना, वो तेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह रहेगा, जिसके पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एक्सपर्टीज है। ठीक है, टू हेल्प मैनेजमेंट प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको क्यों बनाना है, इसका पर्पस क्या है?
तो इसने बोला देख इसका पर्पस क्या है पता है क्या, इसका पर्पस है कि देख तेरे को क्या करना पड़ता है, कभी कभी मैंडेटरी पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करना पड़ता है। कभी कभी मैनेजमेंट और गवर्नेंस पर्पस के लिए तेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगते हैं, जैसे कि इंटरनल यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। कभी कभी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग टू स्पेसिफिक पार्टीज अंडर एग्रीमेंट तुझे रिपोर्ट करना पड़ता है, जैसे कि ग्रांट के एप्लीकेशन वगैरह होते हैं। एंड कभी कभी ट्रांजेक्शनल पर्पज, जैसे कि तेरा मर्जर एक्विजिशन, ये सब के लिए तुझे कभी कभी क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, कंपाइल करने पड़ते हैं, तो उसके लिए इसका यूज होता है। अच्छा जी वापस आ जाते हैं। SRS 4410 अप्लाइज टू सिचुएशन वेयर प्रैक्टिशनर असिस्ट मैनेजमेंट को असिस्ट करता है इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रैक्टिशनर डजंट प्रोवाइड एनी एश्योरेंस। ओहो, मजे की बात आई है फिर से, प्रैक्टिशनर डजंट प्रोवाइड एनी एश्योरेंस। ठीक है, यहाँ पे एश्योरेंस जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना भाई। रिलेटेड सर्विस है, जहाँ जहाँ पे रिलेटेड सर्विस आती है तो यहाँ पे तेरा एश्योरेंस नहीं जाएगा। तो ये लिखना है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है। एश्योरेंस एंगेजमेंट तेरा वो वाला जो हमने 4400 में देखा है क्या है, जिसके ऊपर तू क्या करता है, एक्सप्रेस करता है ओपिनियन ऑन फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओपिनियन या फिर कंक्लूजन रिव्यू के केस में तू क्या करता है, एक्सप्रेस करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर है। यहाँ पे वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वो सब वो तो लिख सकता है उसमें। तो यहाँ पे लिखना है कि डजंट प्रोवाइड एनी एश्योरेंस, कोई एश्योरेंस नहीं देते भाई साहब हम। ठीक है, ऑन एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड कवर्स कंपाइलेशन एंगेजमेंट फॉर क्या, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये दोनों अडॉप्शन के साथ में। एंड फोकस होता है तेरा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, सर ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है। देख भाई, मैंने तेरे को स्टार्टिंग में बोला था, एकदम एकदम सबसे स्टार्टिंग में, कि तेरे पास बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो तेरे जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना, यही तेरे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो मान के चल सकता है। जैसे कि लास्ट ईयर का अगर तेरा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं ना, वही तेरा क्या है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। अभी इसमें तो लास्ट ईयर का बोल, सेमी एनुअली बोल, क्वार्टरली बोल, जो भी है तेरा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो है ना। तो ये तेरा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर प्राइमरी फोकस रहेगा। बाकी अडॉप्शन के साथ में तो अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी कंपाइल करके दे सकता है। लेकिन मेन कहाँ पे बात आती है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात आती है। ठीक है, अभी रिव्यू के केस में तेरे को फिर से आएगा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो बात छोड़ दे। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान दे दे कि यहाँ पे तुझे बात आती है SQC 1 की। SQC 1 क्वालिटी, एक नंबर क्वालिटी के लिए दिया। कौन सा स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, एक नंबर। याद आया कुछ, अप्लाइज टू ऑल एंगेजमेंट। ओहो, ऑल एंगेजमेंट इंक्लूडिंग SRS 4410। कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट को भी तेरे को SQC 1 जो है एप्लीकेबल हो जाता है। दिस इंश्योर्स फर्म्स फॉलो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स फॉर कंपाइलेशन एंगेजमेंट एज वेल। तो ठीक है, रिलेटेड सर्विसेज के लिए भी SQC 1 एप्लीकेबल हो जाता है। रिलेटेड सर्विसेज में कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट के लिए SQC 1 एप्लीकेबल हो जाता है। सर AUP के लिए होता है कि, हाँ होता है। तो यह वहाँ पे क्यों डिस्कस नहीं किया, अरे क्यों करना है, अगर सिलेबस में दिया ही नहीं है ना। तो वहाँ पे हमने देखा था कोड ऑफ एथिक्स, को इथिकल रिक्वायरमेंट आते हैं, वो क्या है तेरा SQC है ना। तो वो सब चीज़ें क्या है, तेरा क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, ये सब बात आती है। ठीक है, अब देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं तुझे बता दूं, आगे बढ़ने से पहले मैं तुझे कुछ चीज़ दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो तेरा कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट है ना, इसका देख, ये ना जनरल पर्पस FS के लिए भी बनता है। मतलब तेरा FRF जो ना, वो जनरल पर्पस FRF होगा या फिर स्पेशल पर्पस FRF होगा, कोई भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हो सकता है, मैनेजमेंट का ओन पर्पस हो सकता है, या फिर एलिमेंट आइटम अकाउंट, इसके लिए भी हो सकता है, एलिमेंट आइटम अकाउंट के लिए भी हो सकता है। तो भाई साहब कंपाइल करना है ना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एलिमेंट का हो, आइटम का हो, इसका अकाउंट का हो, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। FRF कौन सा भी हो, जनरल पर्पस हो, स्पेशल पर्पस हो, हमको क्या करने का है तू बता। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो, जो भी है, हमको कंपाइल करने का है ना, तो कंपाइल करके मिल जाएगा तेरे को। ठीक है, तेरे को जैसा चाहिए वैसा हम दे देंगे तेरे को। ठीक है, तो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क भी हो सकता है एंड स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि अप्लाई अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज। ठीक है भाई, टू असिस्ट मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विथ FRF बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट। तो देख सर यही बात 3 बार तो तुमने बोली है कि क्या करेगा, तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज को यूज करेगा टू असिस्ट मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। यहाँ पे बात आती है, दो चीज़ अलग है, FRF के हिसाब से एंड बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट।
तो इन्फॉर्मेशन कौन देगा? मैनेजमेंट देगा। एंड एफआरएफ के हिसाब से तुझे बना के देना है एंड रिपोर्ट देना है साथ में तुझे इन अकॉर्डेंस विथ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एसआरएस। दिस एसआरएस मतलब कौन सा? एसआरएस 4410 के हिसाब से तुमने क्या करना है? रिपोर्ट इशू करना है। तो इतनी सी बात आती है, इतना ऑब्जेक्टिव है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे तीन चीज़ें। स्कोप में क्या आएगा? मैनेजमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड डिफरेंट एफआरएफ कैन बी यूज्ड। तो स्कोप में क्या आएगा? देख भाई, स्कोप में तो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे। हाउएवर इन एवरी केस इट विल इन्वॉल्व असिस्टिंग मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट, ठीक है। ठीक है, अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैनेजमेंट रिटेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड उसका बेसिस। देखो इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट बात आती है, ठीक है। मैनेजमेंट रिटेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड बेसिस। कंट्रोल होता है, कंट्रोल, ठीक है। मैनेजमेंट रिटेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड उसका बेसिस ऑन विच प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड। अच्छा जी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की रहेगी। ध्यान में रख लो, गांठ बांध लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा किसकी रहती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मैनेजमेंट की रहती है, ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, उसके बेसिस की, एक्यूरेसी की, कंप्लीटनेस की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? उसकी रहेगी, किसकी? मैनेजमेंट की रहेगी, ठीक है। एंड इंक्लूड सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी रहेगी? मैनेजमेंट की रहेगी। एंड मेकिंग रीजनेबल एस्टिमेट रीजनेबल बनाने की भी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? मैनेजमेंट की। एंड अप्लाइंग नेसेसरी जजमेंट एंड जजमेंट को अप्लाई करने की जिम्मेदारी भी किसकी रहेगी? मैनेजमेंट की रहेगी। तो सबकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है भाई साहब। अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट, जजमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसका बेसिस, सबकी जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है। डिफरेंट एफआरएफ कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेंजिंग फ्रॉम सिंपल एंटिटी स्पेसिफिक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टू इस्टेब्लिश फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब क्या? सिंपली अगर एंटिटी बोलता है कि मेरे को ये चीज़ बना के दे दे, तो वो भी तो तेरा एफआरएफ होगा, या फिर इस्टेब्लिश एफआरएफ होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस, इंड एएस जो भी है तेरा, एएस इंड एएस जो भी है, सब शेड्यूल 3 के हिसाब से। तो ये रेंज कैसा भी हो सकता है, डिफरेंट एफआरएफ यूज कर सकते हो तुम। द चॉइस ऑफ फ्रेमवर्क डिपेंड्स ऑन नेचर का, एंटिटी का नेचर एंड इंटेंडेड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे यूज हो रही है? जैसे कि हमने देखा तीन चार चीज़ें, मर्जर एक्विजिशन, या फिर तेरा ग्रांट एप्लीकेशन, या फिर मैनेजमेंट खुद के लिए यूज़ कर रहा है। तो अगर खुद के लिए यूज़ कर रहा है ना, तो उसको ऐसा एफआरएफ के हिसाब से नहीं चाहिए, उसका खुद का एफआरएफ है। सिलेक्ट उस, देख यहाँ पे कहाँ पे बात, सिंपल एंटिटी स्पेसिफिक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। तो ऐसा हो सकता है ना, वेरी कर सकता है। तो तुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन बना के देनी है एंड ये इन्फॉर्मेशन का जो तू बना के देगा ना, तो कंपाइल करके देगा ना, वो तेरा एंगेजमेंट में जाना है भाई साहब, और कोई टेंशन नहीं है। डिफरेंट एफआरएफ हो सकता है। सर इसमें इथिकल रिक्वायरमेंट होना चाहिए क्या? देखा हमने रिलेटेड सर्विसेज में है, हम अपन एयू पे एंगेजमेंट में देखा हमने कि इथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना चाहिए, इंडिपेंडेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम बात आती है, यहाँ पे भी तो रिलेटेड सर्विसेज में कंप्लाई कर रिलेवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट को इन कंप्लाइंग विद कोड ऑफ एथिक्स, आइडेंटिफाई कर पोटेंशियल थ्रेट को एंड उसके ऊपर क्या कर? टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, उसके ऊपर क्या कर? अप्रोप्रिएट एक्शन ले ले। अच्छा जी, मतलब तुझे कंप्लाई करना है इथिकल रिक्वायरमेंट को, क्यों? क्योंकि एसक्यूसी 1 अप्लाई होता है ना, एसक्यूसी 1 अप्लाई होता है तो इथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करेगा। बस बात यहाँ पे आती है, बिंग नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट, बस ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है ना, तो इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट डू नॉट अप्लाई टू द कंपाइलेशन एंगेजमेंट, कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट। अच्छा जी, हाउएवर लॉ और रेगुलेशन में स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट और डिस्क्लोजर रूल्स परटेनिंग टू इंडिपेंडेंस। तो लॉ एंड रेगुलेशन बोल सकते हैं, तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि लॉ बोल सकता है तो बोल सकते हैं। लॉ भाई ने बोला तो बोल दिया भाई साहब, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे ना, यहाँ पे भी तेरा जो कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट है ना, वो सेम बेसिस पे चलता है। कौन से बेसिस पे? सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा, देख एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेगा, कंटिन्यू करेगा, उसके बाद क्या? परफॉर्मेंस आएगा एंगेजमेंट क्या, एंड उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद तेरा रिपोर्टिंग आएगा, प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट। सेम तीन चीज़ों के ऊपर चलता है, सेम सेम। अभी तक जितना हम देखे ना, सेम ही सेम है। बस यहाँ पे एक चीज़ आती है, जबकि यहाँ पे स्पेसिफिकली SQC 1 के बारे में बोला है ना, तो SQC 1 के बारे में तुझे जाके देखना पड़ेगा रिकॉर्ड में। एंगेजमेंट लेवल, क्वालिटी कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। देख क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा, यूर एंगेजमेंट टीम मेंबर श्याम जो है ना, इज एंगेज्ड एज ए प्रैक्टिशनर
for compilation of historical financial information of Rama Limited. You, as a senior audit engagement team in charge, you are required to examine the practitioner responsibility as he is engaged to assist management with preparation and presentation of historical financial information without obtaining any assurance on that information, without obtaining any assurance on that information. तो कोई assurance नहीं दे रहा है, लेकिन compilation में तो क्या कर रहा है, उसके हेल्प कर रहा है. तो जो भी बात आती है, इंपॉर्टेंट बात इतनी सी है कि प्रैक्टिशनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है तेरा, क्वेश्चन क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन क्या करना है तेरे को, एग्जामिन करना है कि प्रैक्टिशनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, जो बना के देगा ना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा. ठीक है. एंगेजमेंट पार्टनर शाल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, किसके लिए, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ईच कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट टू विच दैट पार्टनर इज असाइंड. ठीक है. तो तेरा तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, ओवरऑल क्वालिटी का. तो क्वालिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ये तेरा एंगेजमेंट पार्टनर का है. उसके बाद क्या है तेरा, एंगेजमेंट बीइंग परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसेस. अच्छा जी सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, 1 मिनट जा, किधर जा, 1 मिनट में जा तू क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर में. तो आया क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर में, आया तो क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर में आ जा. क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर में हमने क्या बोला है, तेरा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है, पीआरएल के हिसाब से तेरे को अप्लाई करना पड़ता है. ठीक है. थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, कुछ छोटा याद आ रहा है क्या, तो यहाँ पे तुझे देखना पड़ता है. यहाँ पे तेरे पास क्या है, लीडरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इथिकल रिक्वायरमेंट है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस है, मॉनिटरिंग है. इसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसेस आते हैं. ठीक है. फिर इधर तेरा लीडरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तेरा क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बात करी है. फिर तेरा आता है क्या, इथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई होना चाहिए, हमने बोला ठीक है कर लेंगे. उसके बाद में आता है तेरा क्या, उसके बाद में आता है तेरा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप. अभी तूने एक्सेप्ट नहीं किया ना, कंटिन्यू नहीं किया ना, तो इसकी वजह से सबसे पहले तुझे देखना पड़ेगा कि तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. ठीक है. तो तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले क्वालिटी का है. ओवरऑल क्वालिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ओवरऑल क्वालिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरा है. एंड दूसरी चीज, एंगेजमेंट बीइंग परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसेस, ये तेरा जिम्मेदारी है. अब समझते हैं कि 3 पॉइंट जो है ना, ये 3 पॉइंट तेरे है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस वाले. 3 पॉइंट तेरे है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस वाले, उसमें ही 3 पॉइंट है. कौन से 3 पॉइंट है देख, सबसे पहले फॉलोइंग अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड एंगेजमेंट. तो तेरी चीज़ कौन सी है, तो एकदम शार्ट में ना तेरे को देखना है कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस के लिए जो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स थे ना, उसको फॉलो करने की जिम्मेदारी किसकी है, एंगेजमेंट पार्टनर की है. फिर नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तो अभी कहाँ पे है, तो अभी है यहाँ पे, तुम हो वहाँ, तुम थे जहाँ एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, तुम हो यहाँ पे. अभी यहाँ पे तुमको क्या करना है, तुमको एक्सेप्ट कर सकते हो तुम तभी जब तुम इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट देखोगे, फर्म का क्लाइंट का इंटीग्रिटी देखोगे, फर्म का कॉम्पिटेंस देखोगे, उसके बाद फर्म कंप्लाई करते हैं कि इथिकल रिक्वायरमेंट को, एंड बाकी बाद में क्या थे, सिग्निफिकेंट मैटर थे. ठीक है. अब बात समझनी है तेरे को उसमें, किसमें बात समझनी है तेरे को, कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट में तेरा जिम्मेदारी क्या है. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि फॉलोइंग अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप का एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस के लिए तेरे को जो प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं वो कर ले. उसके साथ में उन्होंने बोला है बीइंग सेटिस्फाइड दैट एंगेजमेंट टीम कलेक्टिवली हैज अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी टू परफॉर्म compilation engagement and being alert for indications of non-compliance by engagement team with relevant ethical requirement. तो देख, इसमें जो तेरा दूसरा एंड तीसरा पॉइंट था ना, इसमें जो तेरा दूसरा एंड तीसरा पॉइंट था ना, यही उसके बारे में बात करती है. तो पहला पॉइंट तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस का था, एंड दूसरा तीसरा क्या, कॉम्पिटेंस ऑफ द फर्म, जैसे कि कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेस, एंड तीसरा क्या है तेरा कंपाइलेशन विथ इथिकल रिक्वायरमेंट. तो यही 3 चीज़ें है ना, यही 3 चीज़ को उसने मॉडिफाई किया है. ठीक से. अच्छा जी, अभी देख मैं तेरे को ना अच्छे से कहाँ पे समझा पाऊंगा पता है क्या, ऐसे में समझा पाऊंगा. देख ऐसे में ना, ऐसे में देख, यहाँ पे आ जा. तो सबसे पहली बात आती है तेरा क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप. रिस्पॉन्सिबिलिटी में तेरा क्या है, तेरे को SQC 1 के आधार पे चलना है. क्या, कॉम्पिटेंस ऑफ फर्म एंड कंप्लायंस विथ इथिकल रिक्वायरमेंट. ठीक है. कॉम्पिटेंस ऑफ फर्म एंड कंप्लायंस विथ इथिकल रिक्वायरमेंट. तो मैंने बोला कि सबसे पहले एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर ले क्लाइंट रिलेशनशिप, जो
प्रोसीजर्स है उसके हिसाब से कर ले। फिर मैंने बोला कि क्या कर, देख भाई फर्म का क्या करना है तुझे, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी फाइंड करना है, लेकिन फर्म में किसका, एंगेजमेंट टीम का। एंगेजमेंट टीम collectively has appropriate competence and capability to क्या, to perform the compilation engagement। उसके बाद में being alert for indication of non compliance by member of engagement team with relevant ethical requirement। एक्चुअली है तेरा वही ethical requirement का पॉइंट, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली हम SQC 1 में जाते थे, वहाँ पे इथिकल रिक्वायरमेंट बोलते थे। उसमें हम देखा थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस होता है, ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। वहाँ पे तुझे देखना पड़ता है कि नॉन कंप्लायंस का इंडिकेशन है क्या, ठीक है। यही बात आती है कि बिंग अलर्ट फॉर इंडिकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस बाय एंगेजमेंट टीम विथ रिलेवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट एंड डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट एक्शन इफ मैटर्स come to the engagement partners का attention indicating that members of engagement team have not complied with relevant रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसको अगर समझना है तो 1 मिनट, उसको बाद में और अच्छे से देखते हैं। नीचे आ जा, डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग एंड परफॉर्मिंग एंगेजमेंट इन कंप्लायंस विद PRL एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अप्रोप्रिएट एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। तो अभी तक हमने क्या बोला, एक्सेप्ट करना है, कंप्लाई करता है क्या, किसके कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी देख एंड कंप्लाई करता है क्या इथिकल रिक्वायरमेंट को। उसके बाद में हमने बोला डायरेक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग। ठीक है, अभी ये डायरेक्शन, सुपरवाइजिंग, परफॉर्मेंस कहाँ से आया, डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग, परफॉर्मिंग एंगेजमेंट एंड एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहाँ से आता है, ये आता है तेरा परफॉर्मेंस से, ये आता है तेरा परफॉर्मेंस से। देख तेरा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस है ना, इसमें तेरा डायरेक्शन, सुपरवाइजन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट PRL के हिसाब से आना चाहिए एंड रिव्यू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो ये 2 पॉइंट तेरे कहाँ से आते हैं, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस से आते हैं। ठीक है, तो तेरा जिम्मेदारी क्या है, एक तो एक्सेप्ट करने के लिए एंड दूसरा परफॉर्म करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए एंड परफॉर्म करने के लिए। अब और एक चीज समझ, ये देख, इथिकल रिक्वायरमेंट में देखा था तूने, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस को एलिमिनेट, रिड्यूस करेगा, एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। यही सारी चीजें तेरी कहाँ पे आती है बात, यही सारी चीजें तेरी यहाँ पे बात करिए उन्होंने, एंगेजमेंट टीम हैव नॉट कंप्लाइड विद रिलेवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट, तो क्या करेगा, एक्शन लेगा। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। क्या क्या देखना है तेरे को, सबसे पहले क्वालिटी की जिम्मेदारी किसकी है, एंगेजमेंट पार्टनर की है, एंड फर्म्स के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आती है। अब समझ, अब समझ, अब जाए SQC 1 में या ऐसे 220 में, जिधर भी जाना है, समझ, एक्सेप्ट करना है तेरे को। अब तेरे को एक्सेप्ट करना है ना, एक्सेप्ट करने की जिम्मेदारी तेरी है। ठीक है, एक्सेप्ट करते समय जो प्रोसेस परफॉर्म करने हैं ना, वो प्रोसेस परफॉर्म करने की जिम्मेदारी तेरी है। एक्सेप्टेंस में हमने देखा इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, फिर फर्म का कॉम्पिटेंस, फिर इथिकल रिक्वायरमेंट एंड सिग्निफिकेंट कुछ कुछ चीज़ें। इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट की बात छोड़ दे यहाँ पे, एंड सिग्निफिकेंट भी बात छोड़ दे। बीच के 2 पॉइंट उठा, क्या 2 पॉइंट है बीच के 2 पॉइंट है कि तेरे, एक तो एंगेजमेंट टीम कलेक्टिवली हैज अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी, अच्छा जी, एंड कंप्लाई करना है इथिकल रिक्वायरमेंट को। अगर कहाँ कहाँ पे तेरे को इंडिकेशन आ जाता है कि इथिकल रिक्वायरमेंट का कंप्लाई नहीं हो रहा है, तो अप्रोप्रिएट एक्शन ले ले, सिंपल इतनी सी बात आती है, इतनी सी बात आती है। तेरा एंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल, ये थोड़ा सा हेवी वाला क्वेश्चन तुमको लगा रहेगा, लेकिन है नहीं इतना। ठीक है, तो इसको सिर्फ ध्यान में रख लो कि वहाँ पे तुमको रिलेट करके चलना है। इतना फोर्स क्यों कर रहा है, क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट तुमको लिखने पड़ेंगे आंसर में। तो स्पेसिफिक पॉइंट कौन से है, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट तेरे है, 3 पॉइंट तेरे कौन से है, 3 पॉइंट तेरे एक्सेप्टेंस के हैं, एंड 2 पॉइंट तेरे कौन से, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के हैं। तो ऐसा तू क्या कर ले, ये 3 पॉइंट एंड ये 2 पॉइंट ऐसा करके कुछ तो तू तेरे नोट्स में बना ले, ताकि तेरे को याद हो जाएगा कि ऐसे ऐसे हमने उसको याद रखा था। ठीक है, अब भाई साहब बात खत्म, अब कोई नहीं टेंशन, अब कोई टेंशन नहीं है। अब तुमको क्या है, अब तुम्हारे वही 3 पॉइंट, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है, परफॉर्म करना है एंड रिपोर्ट इशू करना है। अब कोई नहीं रोक सकता है तुमको। प्रैक्टिशनर शाल नॉट एक्सेप्ट, प्रैक्टिशनर शाल नॉट एक्सेप्ट एंगेजमेंट अनलेस प्रैक्टिशनर हैज एग्रीड द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विथ किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ एंड द एंगेजमेंट पार्टी इफ डिफरेंट इंक्लूडिंग, वो सब बाद में देखते हैं। तो एक्सेप्ट तो तुमने नहीं करना है, कब तक, जब तक तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं करता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जब तक तुम्हारे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता है ना, तब तक तुमने भी तुम्हारा काम एक्सेप्ट नहीं करना है, कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, अब सर टर्म्स में क्या रहेंगे, फिर जाते हैं ऐसे 210 में। अरे सर 210 कितनी बार कराओगे, 210 इतनी बार तो हमने 210 जिंदगी में नहीं पढ़ा है। आइए 210 में हमने क्या बोला था
कि प्री कंडीशंस कुछ होने चाहिए, क्या एफआरएफ के हिसाब से होना चाहिए, मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है, फिर मैनेजमेंट के साथ एग्री करते हैं हम, एफआरएफ के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन देगा, कौन सा ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, फिर देखा लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से नहीं है तो एक्सेप्ट मत कर ले। फिर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे ना, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इंपॉर्टेंट है। एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या जाएगा, एक तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप जाएगा, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, ऑडिटर की, मैनेजमेंट की, एंड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मैनेजमेंट की क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ। ये 210 की बात करें हम, ठीक है, ये सारी बातें आती है, फिर रिकरिंग वगैरह वो बात छोड़ दे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये तेरा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है ना। अब आजा मैं बोलूँ ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट, ऑब्जेक्टिव स्कोप तो जाएगा, उसके बाद हमने क्या बोला, दोनों की जिम्मेदारी किसकी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी। अच्छा जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिशनर इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट टू कंप्लाई विथ रिलेवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट, इथिकल रिक्वायरमेंट तो हमको करना ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है प्रैक्टिशनर का, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ प्रैक्टिशनर रिपोर्ट। ओहो, सब तीन चीज़ें सेम है क्या भाई साहब, तीन चीज़ों सेम है क्या, कौन सी तीन चीज़ें है, कौन सी तीन चीज़ है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर का, एंड एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये तीन चीज़ें सेम है क्या, बोलो मुझे, सेम टू सेम है क्या। उसके बाद हमने देखा था कि मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, आजा आजा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, अब आता है ना मज़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ओहो, हमने क्या देखा, मैनेजमेंट के साथ में तूने कुछ कुछ एग्री करके लेना था, एग्री एग्री करके लेना था, एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, कि उसको एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड करता है क्या, पीपीएफएस एज पर एफआरएफ, पीपीएफएस क्या था, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ, इंटरनल कंट्रोल डिटेक्ट करने का, इन ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देने का, ये सारा जिम्मेदारी किसका था, ये मैनेजमेंट के साथ एग्री करना था, यही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन देयर ऑफ इन अकॉर्डेंस विथ एफआरएफ। तो पीपीएफएस की जगह पे यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विथ एफआरएफ दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, इन व्यू ऑफ इंटेंडेड यूज ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड इंटेंडेड यूजर, ठीक है, वो सब बातें। Design, implementation and maintenance of internal control as management determines is necessary to enable the preparation of FS that are free from material misstatement due to fraud or error, ठीक है। Accuracy and completeness of records, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, सर ये तो नहीं पढ़ा था ना, ये कहाँ से आया, बता दो, रुक जा। एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन, अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट फॉर द कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट। हमने क्या बोला एकदम स्टार्ट में, हमने क्या बोला था, हमने बोला था देख भाई साहब आजा इधर, हमने क्या बोला, मैनेजमेंट को तू मुझे क्या देगा, रिकॉर्ड्स देगा, डॉक्यूमेंट्स देगा, इन्फॉर्मेशन देगा, जजमेंट देगा, एक्सप्लेनेशन देगा, सारी चीज़ें देगा, वो चीज़ें एक्यूरेट है एंड कंप्लीट है, इसकी जिम्मेदारी तो तेरी है ना भाई साहब, इसकी जिम्मेदारी तेरे है ना। मैं ये नहीं देखूंगा ना कि रिकॉर्ड्स अच्छे क्या, ठीक है क्या, क्योंकि ऑडिट नहीं करना है मेरे को, मामू समझा क्या, ऑडिट नहीं करना है मेरे को कॉम्पिलेशन करना है, मैं सिर्फ बना के दूंगा, एक्यूरेट है कि नहीं वो जिम्मेदारी तेरा है, तो एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस का जिम्मेदारी मामू तेरा है। Accuracy and completeness of records, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन, अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट फॉर कंपाइलेशन, इसका जिम्मेदारी किसका है, मैनेजमेंट का है। एंड उसके साथ में जो जजमेंट आते हैं ना, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन के लिए जजमेंट आते हैं ना, इंक्लूडिंग दोज फॉर विच प्रैक्टिशनर में प्रोवाइड असिस्टेंट इन कोर्स ऑफ कंपाइलेशन, तो छोड़ दे सब बातें, जजमेंट याद रख। जजमेंट जो आएंगे ना, उसकी भी जिम्मेदारी किसकी है, जजमेंट क्यों आएंगे, जजमेंट तेरे डाउटफुल डेट्स के लिए आते हैं, किसके लिए आते हैं, बहुत जगह पे आते हैं, जिसके लिए भी आते हैं ना, जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी तो मामू मैनेजमेंट की है। एंड उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ को आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी भी तेरी है, इसको भी हमने देखा था, क्या देखा था ना, देख भाई, डिटरमाइन करना एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, इसकी जिम्मेदारी भी प्री कंडीशंस में क्या है, मैनेजमेंट की थी। तो भाई साहब ये सब तो चीज़ें आती है, साथ में ये सब चीज़ें भी आती है, तो इस पॉइंट में, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट में तेरा क्या है, देख आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, ये भी तेरी जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की। तो ये जो पॉइंट है ना तेरा, इसमें तेरा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सारा आ जाता है, एंड तेरा प्री कंडीशंस भी सारे आ जाते हैं, ठीक है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड प्री कंडीशंस आ जाते हैं। तो तेरा ये जो इसका आंसर है ना, कॉपी पेस्ट है भाई साहब, कॉपी पेस्ट है। क्या क्या देखा है तूने, सबसे पहले तूने क्या देखा है, तूने जाना है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या है तेरा, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रैक्टिशनर का, अभी यहाँ पे ऑडिटर नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिशनर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रैक्टिशनर का एंड मैनेजमेंट का। प्रैक्टिशनर का
के अंदर क्या था, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ प्रैक्टिशनर रिपोर्ट, एंड मैनेजमेंट के अंदर क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ। लेकिन यहाँ पे प्री कंडीशंस को याद कर क्या है, पीपीएफएस एज पर एफआरएफ, पीपीएफएस की जगह पे यहाँ पे क्या है, पीपीएफआई, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एफआरएफ के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद में डिम ऑफ आईसी, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फिर आता था तेरा ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और होती है। यहाँ पे बात क्या आती है, तो जो मेरे को रिकॉर्ड्स देगा, तो मेरे को डॉक्यूमेंट्स देगा, एक्सप्लेनेशन देगा, अदर इन्फॉर्मेशन देगा ना, इसका एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस का जिम्मेदारी तेरा है। एंड जो जजमेंट लगाएंगे ना, जजमेंट का जिम्मेदारी भी तेरा है। ठीक है, एक बात बचती है, सिर्फ पॉइंट नंबर 1 है तेरा intended use and distribution for financial information and any restrictions on either its use। 1 मिनट रुक जा। इट्स यूज और इट्स डिस्ट्रीब्यूशन वेर एप्लीकेबल। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है ना, रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो तेरा रहेगा ही भाई साहब, तेरा तो रहने वाला है। ठीक है, उसको छोड़ दे तू। तो इंटेंडेड यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी तू क्या करेगा, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में पहले ही एक्सेप्ट करके देगा कि भाई साहब इसको डिस्ट्रीब्यूट मत करो, हमारा इसी पर्पज़ के लिए, हमने इसी के लिए बनाया है, इसको ही तुमने यूज़ करना है, ये तो तेरा रहना ही रहना है। ठीक है, तो भाई साहब इसमें कुछ रॉकेट साइंस वाली बात करिए क्या भाई, सब कॉपी पेस्ट है ना। सिर्फ इसमें तुझे ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस के बारे में एंड जजमेंट के बारे में ये अलग वाले पॉइंट है, बाकी 210 को कॉपी पेस्ट छाप देना। चलो, प्रैक्टिशनर शाल रिकॉर्ड एग्रीड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन एन एंगेजमेंट लेटर। अच्छा जी, वो तो करना ही है हमको। एंड और अदर सुटेबल फॉर्म फॉर द रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न में होना चाहिए, बस ओरल नहीं होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, प्रायर टू परफॉर्मिंग एंगेजमेंट, तो वो तो एंगेजमेंट से पहले ही होता है ना भाई साहब, एंगेजमेंट के बाद क्या होना है, एंगेजमेंट करने से पहले होना है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, हमको पता है सब। बकवास मत कर, आगे बढ़। ऑन रिकरिंग कंपाइलेशन एंगेजमेंट, रिकरिंग के बारे में बात होती है, तो रिकरिंग के इसमें बाद में जाते हैं, इसमें 210 में जाएंगे। रिकरिंग के केस में क्या हुआ था, रिकरिंग के केस में असेस करना है रिवीजन इन टर्म्स, चेंज है क्या, टर्म्स में चेंज है तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन, वो सारी बातें आती है। तो यहाँ पे भी हम सेम ही देखना पड़ेगा हमको, शायद से देख, इवेल्युएट वेदर चेंजेस है क्या एंड रिक्वायर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट टू बी रिवाइज, अगर रिवाइज करना है तो क्या कर, एंड रिवाइज करना है तो रिवाइज कर। एंड क्या फिर मैनेजमेंट को रिमाइंड करने की ज़रूरत है, क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है उसको रिमाइंड करने की ज़रूरत है, तो रिमाइंड कर ले, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई साहब, ये तेरा एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस तो ऐसे ही हो जाएगा। देख, हर जगह पे हम क्या करते हैं, 210 में जाते हैं, जब जब हमको एक्सेप्ट करना है ना, तो हम क्या करते हैं, 210 में जाके बैठ जाते हैं, एंड 210 क्या क्या बोलता है उसको हम करते हैं। एफआरएफ है, करेक्टर है, जो भी है, हम क्या करते हैं, एफआरएफ में जाके 210 में जाके बैठ जाते हैं, एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वगैरह वहाँ से छाप के यहाँ पे उठा के लाकर छाप देते हैं। ठीक है, अब परफॉर्मिंग एंड एंगेजमेंट, अभी यहाँ पे मज़े की बात आती है, यहाँ पे बहुत बढ़िया बात आती है। यहाँ पे तुझे क्या करना है, एंगेजमेंट को परफॉर्म करना है। तो एसएम स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है, सीएपी हैज़ बीन अपॉइंटेड टू कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्स लिमिटेड, सीएपी इज कंफ्यूज वेदर शुड अप्लाई द सेम प्रोसेस विच आर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड इन कंडक्ट ऑफ ऑडिट। उसको लग रहा है कि ऑडिट के ही प्रोसेस उसको अप्लाई करने हैं, और देयर आर सम अदर प्रोसेस टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज अंडर सच एंगेजमेंट, व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ सीएपी फॉर परफॉर्मिंग एंगेजमेंट। तो देख, सबसे पहले तेरे को ये तो बता दिया कि कंपाइलेशन है, तो कंपाइलेशन में आ गया, तो तेरे को भटकने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे 4410 में आ गया। अब बोला है कि क्या तेरे को सेम प्रोसेस परफॉर्म करने हैं ऑडिट में जो होते हैं, या फिर कुछ एडिशनल अदर प्रोसेस है, तो वो बता। व्हाट शुड बी अप्रोच ऑफ सीएपी फॉर परफॉर्मिंग एंगेजमेंट। तो देख, ये तो ऐसे में ऐसा दिया है कि तू जाके उधर देख, जितना आता है लिख ले। तो इधर राइट ऑल 10 पॉइंट्स लिखा है मैंने, लेकिन मेरे हिसाब से इसको ऑल पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑडिट प्रोसेस है ना, तेरे यहाँ तक ही मेरे हिसाब से आने चाहिए, 4 तक, उसके बाद तो अलग सा सीन है, तेरे को आगे जाके समझ जाएगा। ठीक है, तो उसमें तेरे को डिपेंड करता है, अगर एक आध क्वेश्चन हमारे एमटीपी आरटीपी में आ जाएगा ना, तो हमको ये पता हो जाएगा कि क्या लिखना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पहले 3-4 पॉइंट है ना, ये 4 पॉइंट ही लिख लेगा ना, तो बहुत बढ़िया है, बहुत सफिशियंट चीज़ है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रैक्टिशनर क्या करेगा। सबसे पहले देख, तू अभी कहाँ, तू क्या है, अभी तो आ चुका है। ठीक है, अभी तूने एक्सेप्ट कर लिया है, तूने सारे कंडीशन वगैरह चेक कर लिए, अभी तूने एक्सेप्ट कर लिया है कि तू है, मतलब तू कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट करेगा। ठीक है, अभी तो कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट करेगा, तो प्रैक्टिशनर शाल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ले ऑफ द फॉलोइंग मैटर सफिशिएंट टू बी एबल टू परफॉर्म कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट। किस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा, एंटिटीज़ का बिजनेस ऑपरेशन एंड एप्लीकेबल एफआरएफ, एप्लीकेबल एफआरएफ एंड उसका बिजनेस का ऑपरेशन
बिजनेस, उसका बिजनेस ऑपरेशन इंक्लूडिंग अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन होते हैं, एंड एफआरएफ में उसका एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, एंटिटीज इंडस्ट्री, वो सब छोड़ दे। सिंपल चीज़ ध्यान रख, तुझे क्या करना है अभी, तुझे क्या करना है, कॉम्पिलेशन करके देना है। तो कॉम्पिलेशन करके देना है ना, तो सबसे पहले बिजनेस समझना पड़ेगा तेरे को, अकाउंटिंग सिस्टम समझना पड़ेगा, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड समझने पड़ेंगे, एंड एफआरएफ को समझना पड़ेगा। बेसिक बेसिक बात तो तुझे समझनी पड़ेगी। देख, प्रैक्टिशनर है तू सीए है ना, तो अकाउंटेंट है ना भाई, तो अकाउंटेंट है, सीए, तू जो भी है ना, तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे अंडरस्टैंडिंग तो ऑब्टेन करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं करेगा तो आगे तू जो कर रहेगा तेरे को समझेगा कैसे, तुझे बिजनेस तो समझना चाहिए ना। देख, अभी तू बैंकिंग में है, अगर तेरे को कंपनी जो है ना वो बैंक है, ठीक है, अगर तो बैंक के लिए तू प्रिपेयर कर रहा है ना, तुझे उसका बिजनेस ऑपरेशन पता होना चाहिए ना, कि उसमें भाई साहब डिपॉजिट आते हैं, इंटरेस्ट आता है, उसका अलग से बनता है, सारी प्रोसेस अलग है, उसका एफआरएफ अलग है, ये सारी चीज़ें अलग है ना भाई साहब, तेरे को वो समझना पड़ेगा। इंश्योरेंस है तो उसका बिजनेस अलग है ना, पूरा इंडस्ट्री अलग है, उसका बिजनेस ही अलग है, तो तुझे बिजनेस ऑपरेशन एंड एफआरएफ तो समझना ही पड़ेगा ना भाई साहब। तो कंपाइलेशन कर रहा है, ऑडिट नहीं कर रहा है, लेकिन कंपाइलेशन के लिए तो तुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिक बेसिक चीज़ तो समझनी पड़ेगी, एंटिटी का बिजनेस ऑपरेशन समझना पड़ेगा, एफआरएफ भी तो समझना पड़ेगा ना भाई साहब। क्या बात कर रहे है तू, क्या बात कर रहे है, समझ रहे हैं तेरे को, समझ रहे हैं तेरे को कि ये तो तेरे को ऑप्टेन तो अंडरस्टैंडिंग तो ऑप्टेन करना पड़ेगा ना भाई साहब, ठीक है। उसके बाद में कंपाइल कर ले इन्फॉर्मेशन, सिंपल सी बात है, उसके बाद में क्या कर ले, कंपाइल कर ले इन्फॉर्मेशन, हो गया ना भाई साहब। प्रोसेस क्या परफॉर्म करने, तो बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग लिया, एप्लीकेबल हो गया तेरा एफआरएफ, एप्लीकेबल एफआरएफ देख लिया, उसके बाद में कंपाइल करना शुरू हो जाए। कैसे शुरू हो जाएगा, देख, रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेनेशन, एंड तेरे पास क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन है, इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट जो मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किए है ना, उसके बेसिस पे तो क्या करेगा, तो कंपाइल करेगा, बस बात खत्म। प्रैक्टिशनर शाल डिस्कस विथ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, ठीक है, टीसीडब्ल्यूजी एज अप्रोप्रिएट दो significant judgment for which the practitioner has provided assistance in the course of compiling financial information। तो बात बात बहुत सिंपल सी है, बात क्या है तेरी, बात है कि तुझे क्या करना है, सिग्निफिकेंट जजमेंट जो है ना, जो सिग्निफिकेंट जजमेंट जो तेरे पास है ना, देख यहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट थे, ठीक है, ये जो सिग्निफिकेंट जजमेंट है ना, उसको तुझे सिर्फ क्या करना है, तुझे सिर्फ क्या करना है, डिस्कस करना है मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के साथ में। एंड साथ में और एक चीज़ आती है, और एक चीज़ है तेरे, प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट रीड कंपाइल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रैक्टिशनर शाल शाल रीड कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो भाई साहब, तुझे वो एंगेजमेंट खत्म करने से पहले, प्रायर टू कंप्लीशन खत्म करने से पहले तुझे क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा कंपाइलेशन, कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो तुझे देखना पड़ेगा कि वो जो है ना, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एंड ऑपरेशन एंड एफआरएफ के हिसाब से सही है कि नहीं है। भाई साहब, 4 प्रोसीजर्स है, सबसे अहम इम्पोर्टेंट है नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा तेरे को। अगर ये एसएम का क्वेश्चन आ जाता है ना, मैंने बोला ना ये 4 प्रोसीजर्स है, तो इसको ध्यान रखना है, आगे सारा माहौल चेंज हो जाता है, आगे से माहौल चेंज हो जाता है, तो बेसिक बेसिक 4 प्रोसीजर ध्यान रख ले। सबसे पहले तू जो भी है ना, तुझे बिजनेस का, ऑपरेशंस का अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा, एफआरएफ का, बिजनेस ऑपरेशन एंड एफआरएफ का अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा। तो जो भी है ना, तेरे को बिजनेस ऑपरेशन एफआरएफ का अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस का बैंकिंग का है, इंश्योरेंस का है, इंडस्ट्री दूसरा है, कुछ है, स्टार्टअप है, जो कुछ भी है ना, तेरे को क्या करना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा ना, बेसिक सी बात तो समझनी पड़ेगी। उसके बाद में कुछ नहीं, उसके बाद में कंपाइल करना शुरू कर दे भाई, टेंशन नहीं है, उसके बाद में कंपाइल करना शुरू कर दे। कंपाइल किसके बेसिस पे करेगा, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सप्लेनेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, जजमेंट जो भी मैनेजमेंट ने दिया है ना, उसके हिसाब से तू क्या करेगा, उसके हिसाब से तू कंपाइल करेगा। अब तू कंपाइल कर रहा है ना, उसके साथ में जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट आते हैं ना, उसको सिर्फ क्या कर, मैनेजमेंट को डिस्कस कर ले, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के साथ में, एमएनटी के साथ में डिस्कस कर ले। एंड एक बार कंप्लीट होने से पहले, एक बार कंप्लीट होते ही तो क्या कर, एक बार उसको क्या कर, रीड मार, रीड मारना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे तुझे समझना पड़ेगा कि जो तूने कंपाइल करके दिया है ना, वो सही है कि नहीं है, जो तूने कंपाइल करके दिया है ना, वो सही है कि नहीं है, वो तुझे समझना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर, रीड मार, ठीक है। अब समझ, अगर ये रीड करते करते इफ प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट फॉर कंपाइलेशन एंगेजमेंट आर इनकम्प्लीट, inaccurate or otherwise unsatisfactory, practitioner shall, देख, accuracy
एंड कंप्लीटनेस का जिम्मेदारी किसका था? मैनेजमेंट का था। लेकिन मैनेजमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ऑडिटर ने उसको, ऑडिटर नहीं बोलेंगे सॉरी, प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर को ऐसा समझ में आता है, वो उसको क्या करना था, आखिरी पॉइंट में देख, उसको क्या करना था, रीड मारना था। अभी रीड करते करते उसको समझ में आता है, या फिर परफॉर्म करते करते, कंपाइल करते करते उसको समझ में आता है। क्या समझ में आता है? प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर, उसको समझ में आता है कि दैट इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट ने दिया है फॉर कंपाइलेशन एंगेजमेंट आर इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है, या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री है। इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है, या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री है। इनकम्प्लीट है, क्या क्या मतलब इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है मतलब ओमिशन है, ओमिशन है मतलब इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है भाई साहब, इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है। इनएक्यूरेट है, इनएक्यूरेट का क्या मतलब होता है, मतलब रॉन्ग है, रॉन्ग है। एंड अदरवाइज अनसेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री का क्या मतलब होता है, अनसेटिस्फैक्ट्री मतलब जो तेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जिस फॉर्मेट में चाहिए थी, वो इन्फॉर्मेशन वैसी नहीं है, अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो तेरे को जितना चाहिए था, थोड़ा सा उसमें कुछ तो झोल झापट है, थोड़ा अलग से इन्फॉर्मेशन दिया है, अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, तो क्या करेगा, तो देख, सबसे पहले ब्रिंग दैट टू द अटेंशन ऑफ, bring that to the attention of management, bring that to the attention of management and request additional और corrected information। तो क्या करेगा, सबसे पहले मैनेजमेंट को पास जाएगा और बोलेगा देख भाई, ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, या फिर इनएक्यूरेट है, या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री है, जो भी है, तो क्या कर, मैनेजमेंट के पास में जा, मैनेजमेंट को बोल, ए मूर्ख मैनेजमेंट, तूने इन्फॉर्मेशन मुझे इनकम्प्लीट दिया है, इनएक्यूरेट दिया है, या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री दिया है, तो ये तू क्या कर, मैनेजमेंट को बोल एंड रिक्वेस्ट करके देख भाई, तू मुझे, अगर ओमिशन है ना, ओमिशन है मतलब इनकम्प्लीट है, तो क्या कर, मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दे। अगर इनएक्यूरेट है तो मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दे। तो रिक्वेस्ट कर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दे, अगर इनकरेक्ट है तो करेक्टेड इन्फॉर्मेशन दे दे। भाई सही सी इन्फॉर्मेशन मुझे दे देना भाई साहब, मैनेजमेंट दे देना, मेरे को क्यों परेशान कर रहा है मेरे को। तो अगर प्रैक्टिशनर को ऐसा समझ में आ जाता है कि इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया है मैनेजमेंट ने फॉर कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट आर इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट, अनसेटिस्फैक्ट्री, मैनेजमेंट से जाके बात कर एंड उससे एडिशनल या फिर करेक्टेड इन्फॉर्मेशन मांग ले। अभी क्वेश्चन को इग्नोर कर और छठे पॉइंट पे आ जा। इफ प्रैक्टिशनर इज अनेबल, a practitioner is unable to complete engagement because management has failed to provide necessary information। क्योंकि मैनेजमेंट ने क्या किया है, फेल टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। कौन सा इन्फॉर्मेशन नेसेसरी हो सकता है, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, जजमेंट, जो भी है ना सारे। देख यहाँ पे मैंने लिखा है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, लेकिन तुझे बड़ा चढ़ा के लिखना है ना, तो वही सारी चीज़ें लिखेगा। कौन सी सारी चीज़ें, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, देख रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, जजमेंट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, तेरा नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है। तो इफ प्रैक्टिशनर इज अनेबल टू कंप्लीट एंगेजमेंट बिकॉज मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड, ऑडिटर क्या, सॉरी ऑडिटर नहीं, प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर 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 शाल withdraw from engagement and inform MND the reason for withdrawing। ठीक है, तो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। अगर तू अनेबल टू कंप्लीट एंगेजमेंट, कंप्लीट नहीं कर पा रहा है एंगेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो तू क्या करेगा, तू छोड़ देगा ना भाई, पतली गली से निकल ले, विड्रॉ कर ले। तो तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है कि तू कंप्लाई करके देगा, कोई ज़रूरत नहीं है, तू निकल जा यहाँ से, क्योंकि ये मूर्ख मैनेजमेंट के साथ में तू कुछ बहस मत कर। तू क्या कर, निकल जा, बस उसको जाके जाते जाते बता दे कि तू मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है ना, इसकी वजह से मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, चल मिलते हैं, टाटा बाय बाय। ठीक है, मिलना भी नहीं है, तेरा शक्ल नहीं देखना है मेरे को बाद में। ठीक है, इतनी सी बात आती है। तो तेरे को क्या करना है, तेरे को देख, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट नहीं देता है, इनकम्प्लीट है, ओमिशन है, इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट के पास जाएगा, बोलेगा भाई साहब तू दे नहीं रहा है मेरे को इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अनसेटिस्फैक्ट्री है, इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है, तो मेरे को क्या कर, एडिशनल और करेक्टेड इन्फॉर्मेशन दे दे। अगर नहीं देता है, तो अगर तुझे एंगेजमेंट तो परफॉर्म नहीं कर पाता है, अनेबल टू कंप्लीट एंगेजमेंट, तो क्या कर, मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट ने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, फेल टू प्रोवाइड एडिशनल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, विड्रॉ करेगा एंगेजमेंट से, बाय बाय बोलेगा, गुड बाय बोलेगा, विड्रॉ करेगा एंगेजमेंट से, एंड जाते जाते ये बोलेगा क्यों बाय बाय बोल रहा है, क्यों जा रहा है तू छोड़ के, क्योंकि तूने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो इन्फॉर्म मैनेजमेंट एंड TCWG रीजन फॉर विड्रॉल, ये तो हमने हर जगह पे देखा है ना, जहाँ जहाँ पे तू छोड़ के जा रहा है ना, तो मैनेजमेंट को, TCWG को बता के तो जा क्यों छोड़ के जा रहा है। अच्छा जी, और साथ में भी तुझे कुछ कुछ देखना होता है, क्या क्या देखना होता है,
अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है ना, अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है ना फ्रॉम एंगेजमेंट, अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं होता एंगेजमेंट से, तो तुझे क्या करना पड़ता है, प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी पड़ती है। वो चीज़ आती है, वो तो बाद में देख लेगा, ठीक है। ये हमने देखा है ना, हर जगह पे देखा है, विड्रॉ करना है, विड्रॉ नहीं करना है, तो क्या प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या तेरी, वो भी देखना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल क्या था, याद कर। हमको क्या करना है, सेबी के केस में, सेबी का रेगुलेशन जहाँ पे आता है ना, तो ऑडिटर क्या करेगा, 45 डेज से पहले क्वार्टरली जो भी चीज़ होती है 45 डेज के बाद में होती है, 3 क्वार्टर का दिया है तो 4th क्वार्टर का देना है, एनुअल रिपोर्ट देना है, वो वाली चीज़ आती है यहाँ पे, ठीक है। याद आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जो 7th पॉइंट है ना, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ आती है। क्या चीज़ है देख, सबसे पहले यहाँ पे देख, इफ प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर, इफ प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर किसके बारे में, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट, क्या अवेयर होता है उसको, कि कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, डज नॉट, कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, क्या यूज़ करूँ, ठीक है इसको यूज़ करता हूँ। कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, डज नॉट एडिक्वेटली रेफर टू और डिस्क्राइब एप्लीकेबल एफआरएफ। अगर कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में एफआरएफ का रेफरेंस नहीं दिया है, डिस्क्राइब नहीं किया है कि कौन सा एफआरएफ है, या फिर रेफर नहीं किया है कि कौन से एफआरएफ को रेफर नहीं किया है, अगर कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में रेफर नहीं किया, कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में रेफर नहीं किया है, डज नॉट एडिक्वेटली रेफर और डिस्क्राइब एप्लीकेबल एफआरएफ, या फिर अमेंडमेंट्स टू द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर। कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, फॉर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मटेरियल मिसस्टेटेड ना हो, मटेरियल मिसस्टेटेड ना हो, इसी वजह से तुझे क्या करना पड़ रहा है, इसी वजह से तुझे अमेंडमेंट करना पड़ रहा है, या फिर कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज अदरवाइज मिसलीडिंग। तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें याद रखनी है, याद रखनी है, याद रखनी है। क्या है, जब तुझे प्रैक्टिशनर को समझ में आता है क्या, कि कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एफआरएफ को रेफर नहीं करता है, डिस्क्राइब नहीं करता है, या फिर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मटेरियल मिसस्टेटेड ना हो, ये समझाने के लिए तुझे क्या करना है, कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, या फिर कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अदरवाइज मिसलीडिंग है, तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, प्रैक्टिशनर शाल पर प्रपोज करेगा अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट टू द मैनेजमेंट। ओ, किधर आ चुके हैं हम, क्या हो रहा है, हम देख, तू परफॉर्म कर रहा है एंगेजमेंट, अभी तूने परफॉर्म कर लिया, चिंदीगरी बात होती है एकदम स्टार्टिंग में, अंडरस्टैंडिंग करेगा, फिर कंपाइल करेगा, डिस्कस करेगा, जजमेंट है तो, एंड रीड करेगा, रीड करते करते तेरे को समझ में आता है कि इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो मैनेजमेंट को अटेंशन में लेकर देगा, बोलेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन या करेक्टेड इन्फॉर्मेशन में दे, अगर नहीं देता है एंड अनेबल टू कंप्लीट एंगेजमेंट, तो विड्रॉ करेगा, पतली गली से निकल जाएगा, एंड मैनेजमेंट TCWG को रीज़न बता देगा। इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ से आती है ना भाई, अभी तक तो छपरी वाले पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अभी यहाँ पे है ना। अगर तुझे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाता है, ऐसा कुछ तेरे सामने आता है, नज़रों के सामने, जिगर के पास, नज़र के सामने जिगर के पास तेरा ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाता है ना, कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डज नॉट एडुकेटली रेफर टू और डिस्क्राइब एप्लीकेबल एफआरएफ। जो इन्फॉर्मेशन तूने कंपाइल किया है ना, उसमें एफआरएफ का डिस्क्लोजर नहीं है, डिस्क्राइब नहीं किया है कि कौन सा एप्लीकेबल एफआरएफ है, रेफर नहीं किया है कि कौन सा एफआरएफ है, तो पहली बात एफआरएफ क्या आती है, पहली बात आती है एफआरएफ की, तो पहली बात आती है एफआरएफ की, तो एफआरएफ का डिस्क्राइब नहीं किया है, डिस्क्लोज नहीं किया है, रेफर नहीं किया है। दूसरी बात आती है कि अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि देख भाई साहब, ये जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, मटेरियल मिसस्टेटेड ना हो, इस वजह से तुझे क्या करना पड़ रहा है, अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है। एंड तीसरी चीज़ आती है, मिसलीडिंग ना हो, कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है। अगर ये ऐसा कुछ तेरे सामने आता है ना, तो तुझे क्या करना है, अमेंडमेंट प्रपोज करने हैं मैनेजमेंट को बोलना है कि देख भाई मैनेजमेंट, ये कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, इसमें तुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें तुझे अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ये अमेंडमेंट तू प्रपोज करेगा अमेंडमेंट मैनेजमेंट को। अभी मैनेजमेंट के हाथ में है, मैनेजमेंट मूर्ख है या फिर मैनेजमेंट अच्छा है। मैनेजमेंट हमेशा की तरह मूर्ख निकलता है इफ मैनेजमेंट डिक्लाइंस और डज नॉट परमिट प्रैक्टिशनर टू मेक प्रपोज्ड अमेंडमेंट। तो हमेशा की तरह मैनेजमेंट मूर्ख है, मूर्ख निकल के आता है। तो इफ मैनेजमेंट डिक्लाइंस और डज नॉट परमिट प्रैक्टिशनर टू प्रपोज
टू मेक प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो क्या करेगा, पतली गली से निकल के जाएगा एंड मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को बता देगा रीजन फॉर विड्रॉल। अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है, इफ विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट इज नॉट पॉसिबल, डिटरमाइन करेगा क्या, प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेबल इन सर्कमस्टांसेस। और आखिरी 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 एक प्रोसीजर है तेरा, प्रैक्टिशनर शाल ऑब्टेन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी दैट दे हैव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या हो रहा है, नहीं समझ रहा है सर? ऊपर तक तो समझा, यहाँ पे अमेंडमेंट से हमको याद नहीं हो रही पॉइंट। टेक एफआरएफ है, एफआरएफ जो है ना उसको रेफर नहीं किया है कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में। दूसरी बात है, अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए तेरा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो इस वजह से अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। या फिर कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है, इस वजह से तुझे क्या करना पड़ रहा है, तुझे मैनेजमेंट को कुछ अमेंडमेंट को प्रपोज करना पड़ रहा है, कुछ अमेंडमेंट प्रपोज करना पड़ रहा है। अभी मैनेजमेंट के हाथ में है, उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट करेगा तो बात ही खत्म भाई साहब, क्या है, मज़े ही मज़े है तेरे। लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता है, मूर्ख मैनेजमेंट डिक्लाइन करता है, या फिर डज नॉट परमिट प्रैक्टिशनर टू मेक प्रपोज अमेंडमेंट, तो क्या करना पड़ेगा, तुझे विड्रॉ करना पड़ेगा एंगेजमेंट से एंड मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्यों विड्रॉ कर रहा है। एंड अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो पीआरएल प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रख साथ में। और साथ में एक बात बोली है कि एक्नॉलेजमेंट जो है ना तो ऑब्टेन कर ले मैनेजमेंट से कि जिम्मेदारी किसका है, फाइनल वर्जन जो बनेगा ना तेरा कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, उसका जिम्मेदारी मैनेजमेंट का है। तो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में बना के देगा तेरे को, लेकिन जिम्मेदारी तेरा होगा। फाइनल फाइनल जो कॉपी वर्जन जाएगा ना तेरा, फाइनल वर्जन जाएगा ना, वर्जन बोला मैं, फाइनल वर्जन जाएगा ना कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, उसका जिम्मेदारी मैनेजमेंट का है। क्वेश्चन पढ़ ले और समझ में आ जाएगा। यू हैव बीन अपॉइंटेड टू कंपाइल इफेस, अच्छा जी, ये हम ही बार बार अपॉइंट हो जाते हैं। फॉर टैक्स पर्पज के लिए तुझे अपॉइंट किया है। ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर वर्क यू डिस्कवर दैट इन्वेंट्री इज ग्रॉसली अंडरस्टेटेड एंड द कंपनी हैज फेल टू अप्लाई स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग। देख भाई, क्या समझ में आया तेरे को, एफ आर एफ में गड़बड़ है, तेरे को समझ में आ गया। ऑन पॉइंटिंग आउट द सेम पार्टनर्स इन्फॉर्म यू दैट इट इज यूर आउटसाइड योर स्कोप, तुम्हारे स्कोप के बाहर है, ऐसा बोल रहा है तेरे को। अब क्या करेगा, कमेंट कर ले। तेरे को बोला है कि ये तेरे स्कोप के बाहर है, इसके ऊपर तू ये मत देख ले कि तेरा इन्वेंट्री अंडरस्टेटेड है, ओवर स्टेटेड है। हमने जो तेरे को दिया है ना उसके हिसाब से तू कंपाइल करके दे दे। अब समझ में आएगा तुमको, अब समझ में आएगा तुमको। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, इन्वेंट्री में मैनेजमेंट ने गड़बड़ किया है, अंडरस्टेटेड है या फिर ओवरस्टेटेड है, तो तुझे देखना पड़ेगा एफआरएफ के हिसाब से इन्वेंट्री क्या है। एफआरएफ के हिसाब से क्या बोलना चाहता है, एफआरएफ क्या बोलता है कि एफआरएफ बोलता है कि देख भाई साहब, तेरा क्या है, तेरा कॉस्ट और जो भी रियलाइजेबल वैल्यू जो भी होता है विच एवर इज लोअर, ठीक है, तुम्हारा इंडियस जो भी बोलता है उसके हिसाब से ये होना चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट बोलता है कि तेरे को उससे लेना देना नहीं है, मैंने जो तेरे को इन्फॉर्मेशन दिया है ना वो इन्फॉर्मेशन तू चुपचाप ले ले एंड उसके हिसाब से मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दे, ऐसा मैनेजमेंट बोलता है। लेकिन तुझे अभी पता है ना, तुझे अभी पता है, तू ऐसे इन्फॉर्मेशन से अवेयर हुआ है कि ये जो एफआरएफ है ना उसके साथ ये मैच नहीं होता है। कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डज नॉट एडुकेटली रेफर टू और डिस्क्राइब एप्लीकेबल एफआरएफ। तो इसमें तुझे क्या लगता है कि ये मटेरियल मिस्टेटेड ना हो, ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मटेरियल मिस्टेटेड ना हो, इसके लिए तुझे अमेंडमेंट करना पड़ेगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, इन्वेंट्री को करेक्ट करना पड़ेगा। या फिर ये जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना वो अदरवाइज मिसलीडिंग हो सकती है, इसकी वजह से तुझे क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है ना, तो तुझे मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट डिक्लाइन करता है या फिर परमिट नहीं करता है ना तो विड्रॉ कर ले भाई साहब, बहुत गड़बड़ हो सकती है, निकल जा यहाँ से। हालांकि कंपाइलेशन एंगेजमेंट है फिर भी निकल जा पतली गली से, इन्फॉर्म कर ले मैनेजमेंट को क्यों निकल रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा है ना, विड्रॉल अगर पॉसिबल नहीं है तो प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख ले, ध्यान में रख ले, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ऊपर इसमें 2 पॉइंट है, ठीक है। अब आते हैं इसमें, अब समझते हैं कि तुझे अभी थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देख, हम क्या करते हैं, अभी हम अच्छे से समझते हैं। तेरा जो जिम्मेदारी था ना, तेरा जो जिम्मेदारी था,
तेरे को ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करने थे। तो परफॉर्म करने के लिए तूने क्या किया, सबसे पहले एक वाला बेसिक वाली चीज़ तूने की है क्या, एकदम बेसिक। सबसे पहले एक बेसिक वाली चीज़ क्या करी है तुमने, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन किया है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन किया है, अंडरस्टैंडिंग किसका करेगा तू, बिजनेस का करेगा, ऑपरेशंस का करेगा, ठीक है। बिजनेस एंड ऑपरेशंस का करेगा, उसके साथ में एफ आर एफ एक्सेप्टेबल है उसका तो अंडरस्टैंडिंग कर ही लेगा तो, ठीक है, इसका अंडरस्टैंडिंग कर ही लेगा। उसके बाद में तुझे क्या करना था, कुछ नहीं, कंपाइल करना था इन्फॉर्मेशन, कंपाइल करनी है तुझे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, किसके हिसाब से, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन एंड तेरा अदर इन्फॉर्मेशन, फिर तेरे जजमेंट्स ये सारी। अब ये जो जजमेंट्स है ना, जजमेंट्स, अगर ये जजमेंट सिग्निफिकेंट जजमेंट्स होते ना, ये जजमेंट सिग्निफिकेंट्स होते ना, तो डिस्कस कर किसके साथ, एमएनटी के साथ डिस्कस कर ले, ये जो जजमेंट्स है उसको डिस्कस कर ले, जजमेंट्स को डिस्कस कर ले। एंड साथ में एंड में जाके कंप्लीशन से पहले क्या कर, एक बार रीड कर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, बोलो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक बार रीड मार। ये तेरा क्या था, ये तेरा बेसिक वाला ऑडिट का प्रोसेस था, ठीक है। ये तेरा बेसिक वाला ऑडिट का प्रोसीजर था। अब आजा, आजा, अब आजा। अब तेरे पास दो चीज़ें, अब तेरे पास दो चीज़ें आ रही है क्या, ये रीड करते समय, ठीक है, इसके नीचे लेता हूँ, ये रीड करते समय ना, ये रीड किया तूने, ये रीड करते समय तुझे दो तीन चीज़ें सामने आ जाती है। क्या चीज़ें सामने आ जाती है, तेरे पास दो टाइप की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तेरे को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन तेरे को सामने आई है ना, वो इनएक्यूरेट है, इनएक्यूरेट है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, या फिर क्या है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, अनसेटिस्फैक्ट्री है। ये तेरे को समझ में आता है, इनएक्यूरेट है, इनकम्प्लीट है, अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो क्या करेगा, तू क्या करेगा, तो मैनेजमेंट के पास जाएगा, मैनेजमेंट को जाके ये सारी चीज़ बता देगा, ब्रिंग टू द अटेंशन, उनके क्या करेगा, किसके अटेंशन में लाएगा, ब्रिंग टू अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट, ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अटेंशन में लाएगा एंड मैनेजमेंट को बोलेगा कि देख भाई तू क्या कर ले, तू मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दे, एडिशनल या फिर करेक्टेड इन्फॉर्मेशन दे दे, एडिशनल या फिर करेक्टेड इन्फॉर्मेशन दे दे। हमेशा की तरह मैनेजमेंट मूर्ख, मैनेजमेंट नालायक निकलता है। मैनेजमेंट क्या करता है, डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एंड उसकी वजह से तुझे क्या होता है, अनेबल, उसकी वजह से तेरा क्या सीन है, टू अनेबल टू कंप्लीट एंगेजमेंट, अनेबल टू कंप्लीट एंगेजमेंट, अनेबल टू कंप्लीट एंगेजमेंट। अगर ऐसा वाला सीन है तो क्या करेगा, तो सिंपल सी बात है, तो विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा एंगेजमेंट से। एंड विड्रॉ करेगा तो साथ में तू क्या कर, विड्रॉ करेगा तो साथ में क्या कर, तू बता दे रीज़न, तो इन्फॉर्म कर ले मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को, इन्फॉर्म कर ले एमएनटी को, एंड प्लस तू क्या कर ले, रीज़न भी दे दे कि विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ तू कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ में अवेयर हो जाता है, तू कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ में क्या होता है, बिकम अवेयर। कौन सा इन्फॉर्मेशन, देख, 1 2 3, 1 2 3, एक तेरा कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, एक कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, एक कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तेरा एफआरएफ के हिसाब से नहीं है, एफआरएफ के हिसाब से क्या नहीं है, रेफर नहीं करता है एफआरएफ को, या फिर डिस्क्राइब नहीं करता है अच्छे से, ठीक है, तो एफआरएफ के हिसाब से कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी चीज़ क्या है तेरी की, दूसरी चीज़ क्या है, वो मटेरियल मिस्टेटेड ना हो, मटेरियल मिस्टेटेड ना हो, मटेरियल मिस्टेटेड ना हो, इसकी वजह से तुझे क्या करना है, अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, अमेंड अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो मटेरियल मिस्टेटेड ना हो। एंड तीसरी चीज़ है क्या, ये जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, ये मिसलीड ना करे, ये मिसलीड ना करे, क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, मिसलीडिंग ना हो, मिसलीडिंग ना हो, इस वजह से तुझे मिसलीड करता है, तो इस केस में तुझे क्या करना पड़ेगा, इस केस में तुझे क्या करना पड़ेगा, इस केस में तुझे करना पड़ेगा प्रपोज अमेंडमेंट, प्रपोज करना पड़ेगा अमेंडमेंट। ये जो अमेंडमेंट है ना, जो चेंज है ना, वो प्रपोज करना पड़ेगा किसको, मैनेजमेंट को,
मैनेजमेंट एक्सेप्ट करता है तो बहुत सही बात है भाई साहब, मज़ा ही मज़ा है। फिर क्या ही बात आती है, मैनेजमेंट एक्सेप्ट करता है तो बहुत सही चीज़ है, लेकिन मैनेजमेंट डजंट एक्सेप्ट, मैनेजमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, मैनेजमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, या फिर डज नॉट परमिट, डज नॉट परमिट, डज नॉट परमिट चेंजेस, परमिट चेंजेस को परमिट नहीं करता है, तो क्या करेगा, तो फिर जाएगा, फिर तो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा एंड इन्फॉर्म करेगा एमएनटी को, प्लस रीज़न देगा। अगर ये विड्रॉल पॉसिबल नहीं है, विड्रॉल अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या करेगा, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है तो क्या करेगा, तो क्या करेगा, तेरा पीआरएल के हिसाब से तो क्या करेगा, प्रोफेशनल लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से तो क्या करेगा, तेरा जिम्मेदारी क्या बनता है वो चेक करेगा। ठीक है, प्रोफेशनल, रेगुलेटरी, लीगल रिक्वायरमेंट, जो भी तुझे लिखना है लिख ले, लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुझे देखेगा क्या कोई रिक्वायरमेंट है क्या तेरा। एंड साथ में एक चीज़ आती है, एक चीज़ आती है कि क्या कर ले, तो मैनेजमेंट NTCW से क्या कर ले, कंफर्म कर ले, एक्नॉलेज कर ले, क्या एक्नॉलेज कर ले कि कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का जिम्मेदारी किसका है, कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का जिम्मेदारी किसका है, तेरा है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, तेरा है। समझ में आया, ये चार्ट समझ में आया तेरे को। तो अगर तेरा इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट, अनसेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन है ना, तो सीधा जाके मैनेजमेंट का अटेंशन में ला दे एंड एडिशनल करेक्टेड इन्फॉर्मेशन मांग ले, नहीं तो पतली गली से निकल जा। अगर FRF के हिसाब से नहीं है, अमेंडमेंट ज़रूरी है या फिर मिसलीडिंग है ना, अगर ये 3 वर्ड्स दिखते हैं ना तेरे को, तेरा ए वाला आंसर आएगा, प्रपोज अमेंडमेंट। मैनेजमेंट के हिसाब से मैनेजमेंट को प्रपोज कर ले, एक्सेप्ट नहीं करता है, परमिट नहीं करता है तो विड्रॉ कर ले, इन्फॉर्म कर ले मैनेजमेंट को। अगर तेरे को समझ में नहीं आता है ना, क्वेश्चन देख के अगर तेरे को समझ में नहीं आता है कि इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट, अनसेटिस्फैक्ट्री वाला पोर्शन है या फिर कंपाइल्ड फाइनेंशियल इसका वाला पोर्शन है, अगर तुझे समझ में नहीं आता कि FRF का है, अमेंडमेंट का है, उसका है, तो तू क्या कर, दोनों चीज़ें लिख ले। मतलब क्या, सारे पॉइंट लिख ले जो तेरे को आता है। एक कब बात हो रही है जब तेरे को समझ में नहीं आता है। तो देख, वैसे तो ये जो ग्रॉसली अंडरस्टेटेड इन्वेंट्री है ना, उसके पॉइंट कहाँ से शुरू होने चाहिए पता है क्या, 7 नंबर से होने चाहिए। लेकिन ये जो MTP May 24 में आया ना, उसको उन्होंने अनेबल टू कंप्लीट एंगेजमेंट से दिया है। तो अगर अनेबल टू कंप्लीट एंगेजमेंट है ना, यहाँ से मतलब पॉइंट नंबर 6 to 10 उन्होंने दिया है आंसर में, सजेस्टेड में। ठीक है, मेरे हिसाब से इन्होंने क्या करना चाहिए पता है क्या, 5-6 पॉइंट को अलग करना चाहिए एंड 7-8-9 को अलग करना चाहिए। लेकिन दिया ही इन्होंने ऐसा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। MTP May 24 में या तो इन्होंने 5 to 10 अलग सब पॉइंट एक साथ ऐड करने चाहिए। ठीक है, 5 भी ऐड करना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो 5 to 10 तुम क्या कर रहे हो, अगर तुमको नहीं समझते तो 5 to 10 लिख लो। ठीक है, अभी हम कहाँ पे है भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, कंपाइलेशन एंगेजमेंट में है हम। कंपाइलेशन एंगेजमेंट में हमने क्या देखा, इथिकल रिक्वायरमेंट करना है, एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है देखा हमने, उसके बाद एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है, 210 कॉपी पेस्ट था। परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट में 10 पॉइंट थे, 10 में से पहले 4 पॉइंट एकदम छपरी वाले पॉइंट थे। ऑब्टेन करना है अंडरस्टैंडिंग किसका, बिजनेस का, ऑपरेशन का, FRF का। उसके बाद में क्या करना है, कंपाइल करना है किसको, इन्फॉर्मेशन को, किसके बेसिस पे, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, जजमेंट प्रोवाइड किया है मैनेजमेंट ने। उसके बाद में डिस्कस करें मैनेजमेंट के साथ सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट तुझे क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। रीड करते करते दो चीज़ें हो जाती है, तो मैं समझ में आता है कि इनएक्यूरेट है, इनकम्प्लीट है एंड अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो मैनेजमेंट का टेंशन में ला, रिक्वेस्ट कर एडिशनल करेक्टेड इन्फॉर्मेशन को। अगर नहीं मानता है, अनेबल टू कंप्लीट एंगेजमेंट है, तो क्या कर, विड्रॉ कर एंड इन्फॉर्म कर मैनेजमेंट को। या फिर तेरे पास अवेयर होता है तो FRF के हिसाब से नहीं है, कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डज नॉट एडुकेटली रेफर टू और डिस्क्राइब टू एप्लीकेबल FRF, या फिर अमेंडमेंट टू द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी मटेरियल मिस्टेटेड, या फिर कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज अदरवाइज मिसलीडिंग। अगर ऐसा वाला चीज़ है तो प्रपोज कर अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट टू मैनेजमेंट। नहीं मानता है, डिक्लाइन करता है, या फिर डज नॉट परमिट प्रैक्टिशनर टू प्रपोज अमेंडमेंट, परमिट नहीं करता है तो क्या कर, फिर से पतली गली से निकले, विड्रॉ कर ले, रीजन बता, इन्फॉर्म कर ले मैनेजमेंट को। विड्रॉल अगर पॉसिबल नहीं है तो प्रोफेशनल, लीगल, रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरा देख ले एंड एक्नॉलेज कर ले मैनेजमेंट से कि फाइनल वर्जन का रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरा है। भाई 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 भाई, प्रैक्टिशनर का रिपोर्ट एंड बात खत्म, प्रैक्टिशनर का रिपोर्ट एंड बात खत्म। सर, पहले दो हम बता देते हैं तुमको, टाइटल एंड एड्रेस ही।
सर आखिरी के 3 भी हम बता देते हैं तुमको, डेट, सिग्नेचर, प्लेस, खत्म। सर ये तो हमको पता ही है, ये तो हम बता देंगे तुमको। अच्छा जी, मैं बोला बीच का बता दे थोड़ा। सर अभी पढ़ा थोड़ी है हमने, बाद में बता देंगे ना तुम पढ़ने के बाद। अच्छा जी, देख, an important purpose of practitioner report is to clearly communicate the nature of compilation, engagement, and practitioner role and responsibility in engagement. Practitioner's report issued for the compilation engagement shall be in writing and shall include the following elements. तो राइटिंग में होना चाहिए ना? तो सर ठीक है ना, राइटिंग में तो होता ही है ना, कौन सा रिपोर्ट तो ओरली, ओरल तो कुछ नहीं होता ना, राइटिंग में होता है। अच्छा जी सर, देखो हमने पहले 2 आखिरी के 3 पॉइंट बता दिए, अब बीच का तुम बताओ। देख भाई, अगर मैं ऐसा तुझे रटाने जाऊँ ना तो क्या ही फ़ायदा। सर आपने लास्ट टाइम जो किया था ना बहुत बढ़िया था। क्या किया था? हमने सीधा गए थे और हमने पूरा रिपोर्ट ही पढ़ा था। सर इधर भी पढ़ेंगे? हाँ पढ़ेंगे ना भाई साहब, क्यों नहीं पढ़ेंगे। मज़े ही मज़े इसकी बहन की। ठीक है, ये किसका है? जनरल पर्पस एफएस का। जनरल पर्पस एफएस, जनरल पर्पस का कंपाइलेशन है तेरा, जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का तेरा कंपाइलेशन का एंगेजमेंट है। इसका रिपोर्ट पढ़ते हैं, ठीक है, मस्त पढ़ेंगे, कोई टेंशन ना को। वी हैव कंपाइल्ड, ओहो, देख स्टार्ट यहाँ से ही होता है। वी हैव ऑडिटेड, ओपिनियन में क्या जाता है तेरा? वी हैव ऑडिटेड अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एबीसी के, हमने क्या किया है? ऑडिट किया है, ठीक है। एयूपी में देखा, एयूपी में क्या? वी हैव परफॉर्म्ड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स ऑन रिसीवेबल, ये हमने देखा। वैसे ही यहाँ पे क्या आता है? वी हैव कंपाइल, हमने कंपाइल किया है तो बता देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी कंपनी बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड। इन्फॉर्मेशन किसने दिया है? इन्फॉर्मेशन तूने दिया है हमको, हमारा जिम्मेदारी नहीं है, तेरा जिम्मेदारी है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइज, ये क्या है तेरा? एक तेरा क्या है भाई? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें तूने बता देना है बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैश फ्लो है, फलाना ढिमका है, एंड द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अदर एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट। तो ये क्या है तूने सबसे पहले बताया कि हमने कंपाइल किया है किसका? एबीसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को तूने आइडेंटिफाई किया है। अब बातें, अब आते हैं बात। We have performed this compilation engagement in accordance with SRS 4410। क्या हमने AUP एंगेजमेंट में बोला था SRS 4400 के बारे में? हाँ, तो यहाँ पे भी हम क्या बोल लेंगे कि ये जो हमने किया है ना, इसको हमने किसके हिसाब से किया है? SRS 4410 के हिसाब से किया है। देख, जब तू ऑडिट करता है ना, तो क्या बोलता है कि हमने एसएज के हिसाब से, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट किया है। जब तू एग्रीड अपन प्रोसेस परफॉर्म करता है ना, तो क्या बोलता है कि हमने SRS 4400 के हिसाब से किया है। अब तू क्या कर रहा है? अब तो कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट कर रहा है ना, तो कॉम्पिलो तो बता दे भाई साहब, SRS 4410 के हिसाब से तूने किया है। अच्छा जी, तूने किया क्या है? तूने किया क्या है? वी हैव अप्लाइड आवर एक्सपर्टीज, हमने हमारा एक्सपर्टीज इन अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किया है इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो तुमको पता है। इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया, ये क्या है तुम्हारा? ये एफआरएफ है तेरा। तो एफआरएफ के हिसाब से हमने क्या किया है? हमारा एक्सपर्टीज लगाया है, एंड वी हैव कंप्लाइड विथ रिलेवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट। और साथ में हमने क्या किया है? इथिकल रिक्वायरमेंट का भी कंप्लायंस किया है। देखा, हमने बोला इथिकल रिक्वायरमेंट का कंप्लाई करना पड़ेगा तुझे, बस तुझे इंडिपेंडेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन इथिकल रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस छोड़ के बाकी सारी चीज़ें। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया, उसके हिसाब से हमने क्या किया है? हमारा एक्सपर्टीज अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक्सपर्टीज अप्लाई किया है इसमें, ठीक है। लेकिन तुमको पता है क्या? तुम्हारा भी कुछ जिम्मेदारी है। तुम्हारा मतलब किसका? किसको रिपोर्ट जा रहा है? मैनेजमेंट को जा रहा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट का भी कुछ जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस का जिम्मेदारी किसका है? जो कंपाइल करने के लिए यूज़ किया है उसका जिम्मेदारी किसका है? मैनेजमेंट का है। तो तूने क्या बोला? तेरा जिम्मेदारी क्या है? तेरा जिम्मेदारी है कि तूने अपना एक्सपर्टीज लगाया है गैप के हिसाब से, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन इंडिया के हिसाब से तूने क्या किया है? कंपाइल किया है, एंड इथिकल रिक्वायरमेंट को तुमने कंप्लाई किया है, ठीक है। अब मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, उसका एक्यूरेसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेसी कंप्लीटनेस का जिम्मेदारी उसका है।
देख हमने एग्रीड अपन प्रोसीजर्स में बोला था कि ये जो एयूपी एंगेजमेंट है, ना ही ऑडिट है, ना ही रिव्यू है, ना ही एश्योरेंस है, हम इसके ऊपर कोई देते हैं। एंड उसके बाद में हमने ये भी बात करी थी इसको डिस्ट्रीब्यूट मत करना, जिस पर्पज़ के लिए हमने दिया है ना उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ मत करना एंड डिस्ट्रीब्यूट मत करना, ठीक है। यही चीज़ तुमने यहाँ पे भी आखिरी पैरा में लिखनी है। क्या? कंपाइलेशन, सिंस कंपाइलेशन एंगेजमेंट इज नॉट एश्योरेंस एंगेजमेंट, we are not required to verify accuracy and completeness of information provided to us to to compile this financial statement. Accordingly, we do not express an audit opinion or review conclusion. ऑडिट के केस में ओपिनियन, रिव्यू के केस में कंक्लूजन। नहीं समझाए तो बाद में समझ में आ जाएगा जब तेरा रिव्यू हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। ऑन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद on whether this financial statement prepared in accordance with accounting principle generally accepted in India। मतलब ये क्या हो गया तेरा, ये तेरा एफआरएफ के हिसाब से हो गया। तो मोटा मोटी चीज़ क्या आती है, तूने कंपाइल किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एबीसी कंपनी का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट क्या है आइडेंटिफाई किया है तूने। उसके बाद में तूने बोला है कि SRS 4410 के हिसाब से किया है। उसके बाद तूने बोला है कि तेरा जिम्मेदारी क्या है, प्रैक्टिशनर का जिम्मेदारी क्या है, गैप के हिसाब से किया है, एफआरएफ के हिसाब से किया है। एफआरएफ को आइडेंटिफाई किया है तूने, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इथिकल रिक्वायरमेंट वगैरह, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, एक्यूरेसी कंप्लीटनेस का। फिर बोला है तूने कि फिर बोला है तूने एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है एंड तू तेरा एक्सप्रेस नहीं करता है ऑडिट ओपिनियन या फिर रिव्यू कंक्लूजन, एंड फिर तूने एफआरएफ को आइडेंटिफाई किया है। अब मुझे सिर्फ इतनी बात बता, अभी तेरा ये जनरल पर्पस है, अगर तेरा तेरा स्पेशल पर्पस होता ना तो तेरा चेंज क्या हो जाता। देख टू है ना, इलस्ट्रेशन टू है ना, ये सर ये सब कहाँ पे होते हैं रिपोर्ट्स, ये तेरे प्रोनाउंसमेंट में होते हैं, जो तुझे पढ़ना होता है, जो तेरे सिलेबस का पार्ट है बट तुझे पता नहीं है, तू है बट तुझे पता नहीं है, तेरे सिलेबस में है बट तुझे पता नहीं है, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन जो टू है ना, इसमें तुझे क्या करना है, इसमें तुझे देखना है कि सेम सेम वही चीज़ें आती है। कंपाइल किया फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जिसमें क्या क्या आता है वो सारे बैलेंस शीट वो सब चीज़ें आती है। या सर इस 4410 के हिसाब से किया है। ये जो तेरा है ना, वी हैव अप्लाइड आवर एक्सपर्टीज, ठीक है, ऑन द बेसिस जो भी अकाउंटिंग है, जो नोट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया है एंड कंप्लाइड किया है इथिकल रिक्वायरमेंट को, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट का जिम्मेदारी तूने बता दिया। सिंस कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट इज नॉट एश्योरेंस एंगेजमेंट, वे तो हमको वी डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन या फिर कंक्लूजन, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, एज स्टेटेड इन नोट एक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया। एक्सक्लूडिंग क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है। तो एक्सक्लूडिंग करंट इन्वेस्टमेंट विच हैव बीन वैल्यूड एट फेयर वैल्यू रेदर देन बीइंग कैरिड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। तो उन्होंने कुछ चेंज किया है, स्लाइटली चेंज किया है, तो उसकी वजह से तुम्हारा क्या होता है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होता है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस डिस्क्राइब्ड इन नोट वाई। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस क्या है, जो हमने डिस्क्राइब किया है नोट वाई में। अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी सुटेबल फॉर अदर पर्पजेस। तो ये जो हमने बोला कि रेस्ट्रिक्ट करेगा उस पर्पस के लिए जो हमने पहले डिस्कस किया है, तो उसी पर्पस के लिए जाएगा, अदर पर्पस के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। इतने दोनों रिपोर्ट सफिशिएंट है तुमको पढ़ने के लिए, ठीक है सर। अब बताइए हमको रिपोर्ट, अब थोड़ा पढ़ने में समझ में भी आएगा, कुछ मज़ा मज़ा तो आएगा, ठीक है। देख पॉइंट्स ऊपर नीचे लेकिन कंटेंट वही है, ठीक है, कंटेंट वही है। क्या है पॉइंट तेरा, देख आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जिसमें तेरा क्या क्या जाएगा, जिसमें तेरा टाइटल ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इफ इट कंप्राइजेस मोर देन वन एलिमेंट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसका पीरियड, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है। तो तेरा इंपॉर्टेंट क्या है चीज़, ये क्या है तेरा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को तूने आइडेंटिफाई कर लिया है। अच्छा जी, फिर तूने क्या बोला है कि स्टेटमेंट जो तूने प्रिपेयर किया है ना, जो प्रैक्टिशनर ने कंपाइल किया है ना, वो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट। देख क्या बात करी थी क्या तूने इसमें, पहला ही स्टेटमेंट था ना, पहला ही सेंटेंस था, देख पहला ही सेंटेंस था, वी हैव कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तुमने दी है, एज पर इन्फॉर्मेशन जो तुमने दी है, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है तेरा, ये पॉइंट नंबर 1 है तेरा। इन्फॉर्मेशन किसने दी है, इन्फॉर्मेशन दी है मैनेजमेंट ने, तो ये पॉइंट नंबर 1 है तेरा।
पॉइंट नंबर सी बोलूँ क्या, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर सी पॉइंट है तेरा। फिर उसके बाद में जो आइडेंटिफाई करता है ना, ये तेरा कौन सा पॉइंट है, एफ पॉइंट है। ये आइडेंटिफाई करता है ना, ये तेरा कौन सा पॉइंट है, एफ पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी इन रिलेशन टू कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट एंड इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया, ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया, हमने बात करी थी यहाँ पे। ये कौन सा पॉइंट है तेरा, सी के बाद डी आता है ना, डी वाला पॉइंट है, देख। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका एक्यूरेसी, उसका कंप्लीटनेस, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी मतलब किसकी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। उसके बाद में देख ले, उसके बाद में तुमने क्या देखना है, प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कंपेलिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग दैट एंगेजमेंट वाज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसआरएस। क्या हमने इसके बारे में बात करी थी, एंगेजमेंट किसके हिसाब से होना है, एसआरएस के हिसाब से होना है। एंड प्रैक्टिशनर हैज कंप्लाइड विथ रिलेवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट, ये कौन सा पॉइंट है, ए जी वाला पॉइंट है, ए जी नहीं, जी जी, ठीक है, ये जी वाला पॉइंट है, जिसके बारे में हमने क्या बात करी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम तुमने एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया है, साथ में तुमने एसआरएस को भी रेफर किया है, ठीक है। अच्छा, एसआरएस वाला पॉइंट अलग से भी है तुम्हारे पास, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट कंपिलेशन एंगेजमेंट एंटल्स इन अकॉर्डेंस विथ एसआरएस, ठीक है। एक कंपिलेशन एंगेजमेंट क्या है, तो ये क्या होगा तेरा, इसको जी को अलग रख देते, जी के बाद में क्या आता है, ये चाहता है ना, तो ये हो गया तेरा। ऊपर क्या बचा तेरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, इफ स्पेशल पर्पस एफआरएफ इज यूज्ड, डिस्क्रिप्शन एंड रेफरेंस टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेशल पर्पस एफआरएफ इन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो क्या है तेरा, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफआरएफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, अरे ठीक है। तो एफआरएफ को हमने आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पे है तेरा कौन सा पॉइंट है वो, ई का पॉइंट है। तो यहाँ पे भी है तेरा एफआरएफ का आइडेंटिफिकेशन, एंड यहाँ पे भी है तेरा एफआरएफ का आइडेंटिफिकेशन, ई वाला पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे देते हैं, ई वाला पॉइंट है तेरा, ठीक है। इतना समझा तेरे को, इतना समझ में आया कि वही सारे पॉइंट है, बस तुझे समझना पड़ेगा। नहीं समझे तो भी कोई बात नहीं, पहले लिंक कर देते, बाद में तू क्या करेगा, बाद में तू हम उसको एक बार और एक बार देखते। अब बात आती है एक्सप्लेनेशन दैट, explanation that since compilation engagement is not assurance engagement, practitioner is not required to verify the accuracy and completeness of information provided by management, ठीक है। तो हमको accuracy and completeness चेक नहीं करना है, not required to verify, क्योंकि ये assurance engagement नहीं है। उसके बाद में प्रैक्टिशनर डज नॉट एक्सप्रेस ऑडिट ओपिनियन और रिव्यू कंक्लूजन, प्रैक्टिशनर डज नॉट क्या करता है, एक्सप्रेस ऑडिट ओपिनियन या फिर रिव्यू कंक्लूजन वेदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, उसके बनी है कि नहीं बना है, इसके ऊपर हम ऑडिट ओपिनियन या फिर कंक्लूजन नहीं देते हैं। ये सेम बात हमने हर जगह पे देखी है, एयूपी एंगेजमेंट में भी देखी है, यहाँ पे भी देख रहे हैं। एंड जब तेरा स्पेशल पर्पज आता है ना, स्पेशल पर्पज एफ आता है ना, एफ आता है ना, तो डिस्क्राइब कर ले क्या पर्पज, फिर ड्रॉ कर अटेंशन ऑफ रीडर्स, क्योंकि स्पेशल पर्पस के केस में क्या होता है, रीडर्स का जो अटेंशन है ना, वो तेरे को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो जो पर्पस है ना, स्पेशल पर्पस है ना, तो तेरे को डिस्ट्रीब्यूशन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है पर्पस को। मे नॉट बी सुटेबल फॉर अदर पर्पजेस, मे नॉट बी सुटेबल फॉर अदर पर्पजेस, इंटेंडेड यूजर के लिए तूने दिया है, एंड मे नॉट बी सुटेबल फॉर अदर पर्पजेस, ठीक है। ये कहाँ पे बात आती है, ये तेरा जो दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा जो है ना एंड वाला, तो ये क्या है तेरा, एफआरएफ को, स्पेशल एफआरएफ को, कौन सा पॉइंट है ये, जे, ये कौन सा पॉइंट है, ये तेरा जे वाला पॉइंट है, जे में तेरा 1 और 2 वाला पॉइंट है। तो तू क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा कि ये क्या है, एक्सक्लूडिंग है, मतलब स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क है, एंड दूसरे पॉइंट में तू क्या करेगा, पर्पज बताएगा, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉट बी सुटेबल फॉर अदर पर्पज के लिए सुटेबल नहीं है, ऐसा तू बोल सकता है, ठीक है। और क्या रिपोर्टिंग इसका खतरनाक ही है, खतरनाक नहीं है भाई साहब, दिमाग लगाने की बात है, सिंपल सी बात है। तू क्या करेगा, तू तू बता ना, तू कम, तू कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट के ऊपर है,
ठीक है। तो कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट का रिपोर्ट दे रहा है, तो सबसे पहले क्या बताएगा, ये जो एंगेजमेंट है ये हमारा कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट है, एंड ये इसके ऊपर हम रिपोर्ट कब कर रहे हैं, जब मैनेजमेंट ने हमको इन्फॉर्मेशन दिया है। अब तू मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहा है कि भाई साहब तूने मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया है, उसके बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट के रिपोर्ट दे रहा हूँ। तो तूने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है, उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये जो है ना, हम रिपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने कंपाइल किया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आता है, सब फलाना ढिमका सारी चीज़ें आती है। वो क्या क्या है, तेरा एलिमेंट जो है ना, वो एलिमेंट को तूने क्या किया, सारे एलिमेंट को तूने स्पेसिफाई कर दिया। अच्छा जी, कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट हमने एसआरएस 4410 के हिसाब से किया है। हमारा जिम्मेदारी क्या बनता है कि हम अपना एक्सपर्टीज़ लगाए, हम अपना अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक्सपर्टीज़ लगाए है, एंड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से हम क्या करें, कंपाइल करके दे दे तेरे को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। एंड साथ में हमारा ये भी जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, इथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करें इथिकल रिक्वायरमेंट को। लेकिन तुम ध्यान रखो कि तुम्हारा जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारा जिम्मेदारी क्या है कि तुम क्या करो, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस देखो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। तुमने जो हमको रिकॉर्ड्स दिए है ना, उसका एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस देखो तुम्हारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। उसके बाद में एक्यूरेसी कंप्लीटनेस देख लिया, उसके बाद में तुम क्या बताओगे, देखो इसे लिंक टूट गया, आंख बंद ही करना चाहिए था, ठीक है। किधर गया हमारा एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस के बारे में, हाँ। उसके बाद में हमने क्या बोलना है, उसके बाद में, हाँ, हमारा एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। ये जो हमारा एंगेजमेंट है, ये हमारा एंगेजमेंट एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, एंड इसके ऊपर हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। एंड फिर उसके बाद तुम क्या करो, एफआरएफ कौन सा है, एफआरएफ बता दो। अगर स्पेशल पर्पज एफआरएफ है ना, तो स्पेशल पर्पज एफआरएफ बता दो। एंड उसके साथ में सिर्फ एक दो चीज़ ऐड हो जाएगी, क्या ऐड हो जाएगी, इंटेंडेड यूज़र कौन है उसको तुमको बताना पड़ेगा। एंड इसका पर्पस है ना, वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो तुम, सुटेबल नहीं है अदर पर्पस के लिए। ये तुम क्या करोगे, ये तुम उसको बता दोगे, ठीक है। यही चीज़ आती है, बस तुझे समझना पड़ेगा, तुझे यहाँ पे कैसे कैसे लिखना है इसको तुझे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमने कंपाइल किया है ना, वो उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे किया है जो तुमने हमको दिया है। तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस का, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्यूरेसी कंप्लीटनेस का, ठीक है। एप्लीकेबल एफआरएफ को तूने आइडेंटिफाई कर दिया है, ठीक है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को तूने आइडेंटिफाई कर दिया है। उसके बाद में प्रैक्टिशनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई किया है, साथ में एथिकल रिक्वायरमेंट का भी कंप्लायंस देख लिया है। फिर तूने बोला है कि एसआरएस के हिसाब से तूने क्या किया है, कंपिलेशन किया है, ठीक है। फिर तूने बोला कि नॉट एश्योरेंस एंगेजमेंट, और इसके ऊपर हम क्या करते, वेरीफाई नहीं करते, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस को वेरीफाई नहीं करते, साथ में डू नॉट एक्सप्रेस ऑडिट ओपिनियन। एंड आखिरी वाला स्पेशल पर्पस में तू क्या बोलता है, पर्पस क्या है तेरा, एंड इंटेंडेड यूजर कौन है, एंड अटेंशन करेगा रीडर का कहाँ पे, कि नो मे नॉट बी सुटेबल फॉर द अदर पर्पजेस। समझ में आया। पहले से हेवी लगता है, लेकिन बाद में तुझे पता है ना, अगर रिपोर्ट में क्या जाएगा तो तेरा सब चीज़ें वही वही की वही ऐसी रहती है। अब बात आती है कम्युनिकेशन की, ठीक है। कम्युनिकेशन में प्रैक्टिसनर शाल कम्युनिकेट विथ मैनेजमेंट और TCWG ऑन टाइमली बेसिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ऑल मैटर्स कंसर्निंग कंपाइलेशन एंगेजमेंट इन प्रैक्टिसनर प्रोफेशनल जजमेंट, जो सफिशिएंट इंपॉर्टेंस है, जो भी इंपॉर्टेंट है टू मेरिट द अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG, जो मैनेजमेंट एंड TCWG के नज़र के सामने आने चाहिए। जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर है उसके ऊपर तू क्या कर ले, उसके ऊपर तू मैनेजमेंट TCWG को बता दे। अब इंपॉर्टेंट बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की। इसमें डॉक्यूमेंटेशन एक वाला पॉइंट है, तो अगर एसएम में आया है तो तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। क्या पूछेगा, डिस्कस मेन डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट टू बी टेकन केयर बाय प्रैक्टिसनर वाइल परफॉर्मिंग कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट। क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था एकदम स्टार्टिंग में, तो हमने क्या बोला था, देख, मैनेजमेंट CA नंबर 2 के पास आया है, तो अभी CA नंबर 2 मतलब प्रैक्टिसनर है, तो उसके पास में तूने क्या दिया कि रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन जजमेंट दिए। तो क्या इसको तू डॉक्यूमेंट करेगा ना, हाँ ना, क्यों नहीं करेगा, इसको डॉक्यूमेंट तो करेगा ना। तो रिकॉर्ड्स जजमेंट जो है ना, रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन जो भी तेरे पास आया है ना, तो उसको क्या कर ले, डॉक्यूमेंट कर ले। तो यही तेरा एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, देख, डी 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 पॉइंट है। A copy of entity trial balance, summary of significant accounting records and other information, जो तूने क्या किए, प्रैक्टिसनर यूज टू परफॉर्म कंपिलेशन, जो प्रैक्टिसनर ने यूज़ किए ना, ट्रायल बैलेंस, समरी, सिग्निफिकेंट। देख, रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स है, ये रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स ऊपर है, लेकिन इंपॉर्टेंट कहने की बात क्या है वो समझ।
कहना क्या चाहता है, समझ, एक कहना क्या चाहता है, प्रैक्टिशनर यूज टू परफॉर्म कॉम्पिलेशन। तो प्रैक्टिशनर ने जो यूज़ किया है ना वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड्स में ट्रायल बैलेंस आता है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन आता है, वो सारी चीज़ें। तो कहना क्या चाहता है, जो इन्फॉर्मेशन का तूने यूज़ किया है ना, वो इन्फॉर्मेशन जो तेरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह है ना, ये जो तेरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन इन्फॉर्मेशन जजमेंट, इसमें तेरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आता है, तेरा ट्रायल बैलेंस आता है, ये सारी चीज़ें तो उसने ही दी है ना तेरे को प्रिपेयर करने के लिए। तो यही चीज़ें तुझे क्या करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो आती है ना, ये बी नंबर का पॉइंट देख ले अभी, रिकॉर्ड्स ऑफ हाउ कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन रिकंसाइल करता है विद अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनेशन अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट। तो रिकॉर्ड क्या करना है तुझे, के रिकॉर्ड ऑफ हाउ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकंसाइल करता है। तो इसके ऊपर तूने क्या किया है, इसके ऊपर तूने कंपाइल किया है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अभी जो तूने कंपाइल किया है ना, उसके ऊपर तूने क्या किया है, उसके ऊपर तूने कंपाइल किया है, तो उसको तुझे देखना पड़ेगा कि हाउ 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 रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड ऑफ हाउ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकंसाइल करता है विद अंडरलाइंग रिकॉर्ड। तो उसके साथ में तेरा कंपाइल कैसे हो जाता है, रिकंसाइल कैसे होता है कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये तुझे देखना पड़ेगा। एंड तीसरी चीज तुझे देखनी पड़ेंगे सिग्निफिकेंट मैटर जो अराइज हुए कंपाइलेशन एंगेजमेंट में, एंड हाउ दोज मैटर वर एड्रेस बाय प्रैक्टिशनर, और उसको प्रैक्टिशनर ने कैसे एड्रेस किया है। तो सिग्निफिकेंट मैटर देखने पड़ेंगे, वो तुझे क्या करने पड़ेंगे, सिग्निफिकेंट मैटर को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। एंड सबसे आखिरी में बात, तेरे पास क्या है, तेरे पास है कॉपी ऑफ फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो उसको भी तुझे क्या करना पड़ेगा, विच मैनेजमेंट और TCW हैज एक्नॉलेज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी तुझे क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो ठीक है, वो भी तुझे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात आती है ना, इसको तो ऐसा रिस्ट्रक्चर कर सकता है। सबसे पहली बात आती है ना, एंटिटी जो जिस बेसिस पे तूने बनाया है ना, कंपाइल किया है ना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो डॉक्यूमेंट सारे तेरे पास होने चाहिए जो तूने यूज़ किया है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेसिफिकली लिखा है यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अदर इन्फॉर्मेशन। तेरे को याद रहता है तो लिख ले, नहीं तो तू क्या कर ले, इतना लिख ले कि प्रैक्टिशनर ने जो इन्फॉर्मेशन यूज़ की है, वो इन्फॉर्मेशन तुझे क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड एज अ डॉक्यूमेंट उसको संभाल के रखना पड़ेगा। फिर तुझे देखना पड़ेगा वो कैसे कंपाइल करता है। एंड अगर तेरे पास सिग्निफिकेंट मैटर कुछ आए ना, सिग्निफिकेंट मैटर अगर अराइज हुए ना कंपाइलेशन में, तो उसे तुझे क्या करना पड़ेगा, उसको भी तुझे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। एंड बाद में जो तेरा रिपोर्ट बनता है, जो तेरा कंपाइल्ड कॉपी फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनता है, उसको भी तुझे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। इतना इंपॉर्टेंट है क्या, इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है कि है, लेकिन अगर आया तो भाई आ सकता है, तो कोई ऐसा बता नहीं सकते इसमें, ठीक है, रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। एक बार इसको फिर से देखते हैं क्योंकि बाद में हम नहीं देखेंगे, तो अभी देखते हैं ना, अभी क्या क्या आएगा, जिस बेसिस पे तूने क्या किया है, जिस बेसिस पे तूने कंपाइल किया है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, वो तेरा क्या है, ट्रायल बैलेंस होगा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे, तेरा अदर इन्फॉर्मेशन होगा, उसको तू डॉक्यूमेंट कर ले। अच्छा जी, फिर तूने कंपाइल किया है ना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो उसका रिकन्सिलेशन होगा, तो उसका रिकन्सिलेशन जो है ना, उसको तू डॉक्यूमेंट कर ले रिकॉर्ड ऑफ हाउ वो रिकन्साइल कैसे करता है, उसको डॉक्यूमेंट कर ले। अभी ये बनाते समय तेरे को सिग्निफिकेंट मैटर अगर ध्यान में आते हैं तो सिग्निफिकेंट मैटर बता, वो उसको डॉक्यूमेंट कर ले। एंड जो कॉपी ऑफ फाइनल वर्जन है ना, वो फाइनल वर्जन को भी डॉक्यूमेंट कर ले, ठीक है। जो जो तेरे पास इतना ही रहेगा ना डॉक्यूमेंटेशन, इतना ही डॉक्यूमेंटेशन कर ले। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, while compiling accounts of Hope Limited, you observed that few accounting standards have not been followed and there have been omission of some information। तो यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ बोली है। देख भाई, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, क्या बोली है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर फॉलो नहीं किए है ना, तो तेरा एफआरएफ का रिक्वायरमेंट मीट नहीं होता है। तो एफआरएफ का रिक्वायरमेंट मीट नहीं होता है, तो तेरा क्या करेगा, तो प्रपोज अमेंडमेंट करेगा, अमेंडमेंट प्रपोज करेगा। एंड अमेंडमेंट प्रपोज करेगा और उसके बाद में देखेगा, मैनेजमेंट को बोलेगा, अमेंडमेंट प्रपोज करेगा, एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। दूसरी बात बोली है ओमिशन ऑफ सम इन्फॉर्मेशन, मतलब तेरा कौन सा इन्फॉर्मेशन, इनएक्यूरेट, इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट, अनसेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट आते हैं, तो तुझे लिखना दोनों पॉइंट पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन कब का है पता है क्या, ये क्वेश्चन है November 15 का। अब उन्होंने पूछा है कि तुम इसके साथ डील कैसे करोगे, और इन्होंने सिर्फ वो वाला पॉइंट लिखा है, कौन सा, इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, अनसेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन का, ठीक है।
क्या बोल रहे हो सर तुमको तो पता है क्या क्या बोल रहे हो। दिखा देता हूँ ना तेरे को। अभी याद नहीं आएगा तेरे को ऐसा। इसको नंबर दे देते। इसको नंबर दे तू। तू तू दे दे भाई, तू नंबर दे दे। ये जो 5 है ना, ये 5 एंड 6 को ध्यान में दे दे। ये किसके लिए है तेरा? 5 एंड 6 किसका है तेरा? इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, अनसेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन। एंड तेरा 7 8 9 अलग है। 7 8 9 अलग है, ठीक है। तो 5 6 है ना, इसके पॉइंट सिर्फ यहाँ पे है, ठीक है। ए क्यू। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे तो चीज़ दोनों हुई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो नहीं हुए हैं एंड ओमिशन भी हुआ है, लेकिन 2015 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 5 6 7 8 9 सब पॉइंट आने चाहिए। अगर तुम्हारे एग्जाम में आता है ना, तो सब लिख सकते हो तुम भाई। अभी मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो सब आने चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि देख भाई, इन्होंने लिखा है कि एफ एस मस्ट कंप्लाई विथ रिलेवेंट प्रोविजंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना चाहिए। अकाउंटेंट बिकम्स अवेयर ऑफ मटेरियल नॉन कंप्लायंस विथ एनी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो क्या करेगा? ब्रॉड टू द अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट एंड रिक्वेस्ट एडिशनल और करेक्टेड इन्फॉर्मेशन। क्या करेगा? मैनेजमेंट का अटेंशन में लाएगा। इफ प्रैक्टिशनर इज अनेबल टू कंप्लीट द एंगेजमेंट बिकॉज मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड, प्रैक्टिशनर क्या करेगा? शैल विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड इन्फॉर्म मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी रीजन फॉर विड्रॉइंग। तो तेरा 5 एंड 6 दोनों पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए। 10 नॉट फॉलोइंग क्या करेगा? ब्रिंग दिस मैटर टू द अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब गिवन क्वेश्चन में क्या करेगा? मैनेजमेंट का अटेंशन में लाएगा। अभी ये ऑथर्स का ओपिनियन देखो, ऑथर का ओपिनियन कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ आती है ना, ये 2015 का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा था वी शुड इंक्लूड द सेम इन नोट्स टू द अकाउंट्स एंड द कॉम्पिलेशन रिपोर्ट ऑफ द अकाउंटेंट। ये उन्होंने तब लिखा था, तो हो सकता है कि उसके बाद अभी चेंज हुआ है। तो अभी का मैंने जो लिखा है ना आंसर, वो मैंने अभी के हिसाब से मॉडिफाई करके लिखा है, ठीक है। अगर तुम सजेस्टेड में जाके देखोगे 2015 में, तो तुमको ये दिखेगा, और तुम मुझे बाद में बोलोगे कि सर वहाँ पे तो ऐसा था, तुमने ऐसा दिया। तो ये रिस्क तुम्हारा है। अगर आईसीआई चेंज नहीं करता है आंसर, तो तुम्हारा ये सब कुछ फालतू वाला भेज देगा, लेकिन कर देगा चेंज भाई साहब, टेंशन मत ले लो। तो यही आंसर तुम्हारा आएगा। और मेरे हिसाब से अगर तुमको रिस्क लगता है ना, तो 5 6 7 8 9 सब लिख लो भाई साहब, सब लिख लो, ठीक है। तुमको तो आता है ना भाई, सब लिख लो, टेंशन क्यों लेना है? रिस्क कम लिखा तो भाई साहब वैसे भी मार्क्स नहीं मिलने वाले, वैसे भी मार्क्स नहीं मिलने वाले, तो लिख लो ना भाई जो तुमको आता है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात, कंपाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टैक्स पर्पस के लिए। इन्वेंट्री इज ग्रॉसली अंडरस्टेटेड आउटसाइड योर स्कोप सिंस, तो मैनेजमेंट बोलता है कि ये तुम्हारे स्कोप के बाहर है, सिंस यू आर नॉट कंडक्टिंग ऑडिट। तुम क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट में हो, तो तुम ये चीज़ मत देखो कि इन्वेंट्री ग्रॉसली अंडरस्टेटेड है कि नहीं है, ठीक है। ये भी नवंबर 14 का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आंसर को पढ़ते। एसआरएस नाम नंबर लिख लेना तुम। अकाउंटेंट बिकम अवेयर ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मैनेजमेंट टू कैरी आउट नेसेसरी अमेंडमेंट। उसको क्या लग रहा है? उसको लगा है कि यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। इफ सच अमेंडमेंट आर नॉट मेड, क्या करेगा? विड्रॉ करेगा एंगेजमेंट से। ये चीज़ आया। कौन सा नंबर का पॉइंट है तुम्हारा? ये 7 नंबर का पॉइंट है, ठीक है। 7 नंबर का ही है ना? ये देख, 7 एंड 8 दो नंबर दोनों है, 7 एंड 8, ठीक है। अमेंडमेंट वाला पोर्शन है ये। अच्छा जी। उसके बाद में उन्होंने लिखा है टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स एक्ट, फलाना ढिमका, क्या क्या लिखा है देख। स्टॉक ऑडिटर शुड स्टडी द प्रोसेस फॉलोड बाय असेसी इन टेकिंग इन्वेंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा जी। और उसको वैल्यूएशन भी देखना है। एग्जामिन द बेसिस अडोप्टेड फॉर असर्टेनिंग द कॉस्ट, basis should be consistently followed and ensure that method followed for valuation of stock result in disclosure of correct profit and gains. It is a duty to ensure that, it is a duty to ensure that, it is a duty, it is a duty, it is a duty, सर कैसे अटका है क्या तुम्हारा? It is a duty to ensure that method followed for valuation of stock result in disclosure of correct profit and gains, ठीक है। disclosure of profit is also not correct and condition of जेड एंड कंपनी इज़ नॉट करेक्ट। वो क्या बोल रहा था कि तू ऑडिट में नहीं है ना, तो तू ये सब चीज़ों को नहीं देखेगा, इसका कंटेंशन गलत है भाई साहब। तुझे
चीज़ देखनी पड़ेगी, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा करेक्शन के लिए। ऑथर का ओपिनियन क्या है? सिंस टैक्स ऑडिट इज़ नॉट इन आवर ऑडिट सिलेबस, हमारे ऑडिट के सिलेबस में पहले था टैक्स ऑडिट, अब नहीं है, तो तुमको ना ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा ओपिनियन है, ठीक है, मेरा ऐसा कहना है। स्टूडेंट माइट नॉट बी एक्सपेक्टेड टू राइट मिडल पैरा, जो तुम्हारा ये फालतू वाली चीज़ है ना, ये तुमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा कहना है, ठीक है, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन हाउएवर इट इज़ एडवाइजेबल टू रिमेंबर लास्ट लाइन ऑफ मिडल पैरा, मतलब ये जो ग्रीन में हाईलाइट किया है ना, इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट मेथड फॉलोड फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक रिजल्ट इन डिस्क्लोजर ऑफ करेक्ट प्रॉफिट एंड गेन्स। तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट मेथड फॉलोड फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो मेथड जो फॉलो किया है ना, उसने क्या होना चाहिए? रिजल्ट इन डिस्क्लोजर ऑफ करेक्ट प्रॉफिट एंड गेन को डिस्क्लोज करना चाहिए, हमारा ड्यूटी है, हमारा ड्यूटी बनता है। तो ये तुमने लिख कर आना है, ठीक है। तुमने क्या लिखना है? तुमने ये वाला पोर्शन लिखना है ऊपर का, बीच का पैरा नहीं लिखा तो चलेगा, लेकिन एक लाइन लिख लो, इसको याद रखो एंड लिख लो। क्या हो गया सर? एकदम क्या हो रहा है तुमको? टैक्स पर्पस इन्वेंट्री इज ग्रोसली अंडरस्टेटेड। इसको किधर तो देखेला लग रहा है, इसको किधर तो सुनेला लग रहा है, किधर है? एमटीपी May 24, ओहो। कंपाइल एफएस, ओहो। टैक्स पर्पस, ओहो। इन्वेंट्री इज ग्रोसली अंडरस्टेटेड, फेल टू अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आउटसाइड योर स्कोप। सर ये सेम क्वेश्चन है, याद आया था कि तुमको सेम क्वेश्चन है, अभी बोल रहे हो सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है? राइट बिलो पॉइंट 6 to 10, तो तुमने तो बोला है कि यहाँ पे 6 to 10 लिख लो। इसमें जो तुमने अभी पढ़ा है ना, टैक्स ऑडिट के लिए तुमको क्या होना चाहिए, डिस्क्लोजर करेक्ट आना चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, वो चीज़ करनी चाहिए, ये तो कहाँ पे दिया ही नहीं है। MTP 24 में उन्होंने नहीं दिया है, MTP 24 में उन्होंने नहीं दिया है। वो बोले टैक्स ऑडिट वो सब बातें छोड़ दे, जो यहाँ पे चीज़ है ना, ये चीज़ लिख ले। तो इन्होंने 6 to 10 लिखा है, 6 to 10 लिखा है। मैंने आपको क्या बोला? आप 5 to 10 लिख लेना भाई साहब, आपने सब चीज़ें लिख देनी है। 5 to 10 सारे पॉइंट लिख दो, कुछ टेंशन नहीं आना चाहिए हमको। सर तो आपने ये क्वेश्चन दिया क्यों है? अगर इसका आंसर चेंज हुआ है ना, तो आपने क्यों दिया है? भाई साहब तू, अगर तेरे को लगता है ऐसा, तो इस क्वेश्चन को हटा दे, तो इस क्वेश्चन को हटा दे, या फिर यहाँ पे तुम्हारे नोट्स का पेज नंबर का रेफरेंस दे दे एंड जाके देख वहाँ पे रिकॉर्ड में ऐसा कुछ तो लिख ले यहाँ पे, ठीक है। हटा सकता है। मैंने क्यों दिया है? ताकि अगर इन केस अगर ऐसे आंसर चेंज नहीं करता है, तो तुम मेरे ऊपर मत आओ कि भाई साहब तुमने ये नहीं बताया, वो आंसर है, मैं वही रखना, वही तुम्हारा मेन आंसर है, ठीक है। अमेंडेड आंसर वही है, MTP May 24 वाला, ये आंसर को रेफर नहीं करना है तुमने, ठीक है। लेकिन इन केस आपको बैकअप के लिए मैंने आपको बता दिया, तो आप इसको काट सकते हैं, अगर आप काटना चाहते हैं तो रिस्क तुम्हारा है। मैं होता तो मैं इसको काट देता, ठीक है, मैं होता तो मैं इसको काट देता, मैं ऐसा टेंशन नहीं लेता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा इसको काट देता पूरा, अब मैं जाके उधर देखता, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट है, SRS, ये भी बता दिया है तुमको। It becomes known to the client that has suffered theft loss of 100 lakhs of its inventory. अच्छा, claim was lodged by the client with insurance company with was repudiated, मतलब क्या? इंश्योरेंस कंपनी ने उसको मना कर दिया, हकल दिया उसको, बोला जा हम नहीं देंगे क्लेम तेरे को। क्यों? ड्यू टू टेक्निकल रीजन कुछ रहेंगे, कवरेज में नहीं आता था, कुछ तो इशू हुआ रहेगा, उसको क्लेम नहीं दिया, इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिला कंपनी को, ठीक है। क्लाइंट हैज़ नॉट क्लाइंट हैज़ नॉट प्रिपेड सॉरी क्लाइंट हैज़ नॉट प्रेफर्ड कंप्लेंट और अपील अगेंस्ट सेड रेपुडिएशन, ठीक है। रेपुडिएशन के अगेंस्ट में क्लाइंट ने कंप्लेन नहीं किया है या फिर अपील नहीं किया है, मतलब क्लाइंट ने मान लिया है कि भाई साहब हमको नहीं मिलने वाला है इंश्योरेंस का पैसा, जो गया वो गया, जो गया सो गया, हमको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलने वाला है। अमाउंट इज रिफ्लेक्टेड अंडर द हेड करंट एसेट इन ट्रायल बैलेंस ऑफ द क्लाइंट, डिस्कस हाउ यू शुड प्रोसीड टू डील विद दिस मैटर। तो सब कुछ सही था, गलत क्या हुआ है? गलत इतनी सी बात आती है, गलत इतना हुआ है कि अगर तूने मान लिया है ना, अगर तूने मान लिया है कि अगर तूने अपील नहीं की है, अगर तूने कंप्लेंट नहीं की है, इसका मतलब तूने मान लिया है कि तेरे को पैसा नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो तेरे करंट एसेट में क्यों दिख रहे हो? बता ना, तेरे को अगर तुझे पता है कि पैसा नहीं मिलने वाला तो तेरे करंट एसेट में क्यों दिख रहा है? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इनकरेक्ट है, सब चीज़ें गड़बड़ है। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट आने आने चाहिए तेरे को?
अमेंडमेंट करना पड़ेगा क्योंकि मटेरियली मिस्टेटेड है। अमेंडमेंट आर रिक्वायर्ड, अमेंडमेंट अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अमेंडमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नॉट टू मटेरियली मिस्टेटेड। इसकी वजह से क्या करेगा, प्रैक्टिशनर शाल प्रपोज, प्रपोज क्या करेगा, अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट डिक्लाइन करता है या फिर डज नॉट परमिट प्रैक्टिशनर टू द मेक प्रपोज अमेंडमेंट, तो क्या करेगा, विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट एंड इन्फॉर्म मैनेजमेंट एंड TCWG रीजन फॉर विड्रॉइंग। इफ विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट नॉट पॉसिबल, डिटरमाइन प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको बोला है, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये इनएक्यूरेट का है, इनकम्प्लीट का है, अनसेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन का है, तो मैं बोला आपको 5 to 10 सब लिख के आ जाओ। देख भाई, ऐसा तू बैठेगा ना सोचते ये आया गया वो आया, भाई साहब नहीं, तू डिसाइड नहीं कर पाएगा। हो सकता है ना एग्जाम में जाके तू एग्जाम के प्रेशर में अभी तेरे को लग रहा है कि अच्छा ये है करंट एसेट है तो वो है वो है, एग्जाम के प्रेशर में नहीं समझेगा ना, तो 5 to 10 सब पॉइंट याद रख ले एंड हो जाना काम खत्म ना भाई साहब। कोई भी क्वेश्चन आ जाए छाप देना भाई साहब सारे पॉइंट, तेरे को तो आता है ना, तेरे को क्यों नहीं आता है। आखिरी क्वेश्चन है तेरा, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट। मैं बोलता हूँ कि इसको November 16 का क्वेश्चन है, तो ये पुराना क्वेश्चन है भाई साहब, एक क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए क्वेश्चन है, तुम्हारे मॉडल में वगैरह इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है इसको, ठीक है। तो एक बार क्या कर, इसको एक बार रीड मार। इसको सिर्फ इसकी वजह से रखा है कि तुम बाद में आके मेरे को ये नहीं बोलो कि ये तुम्हारे नोट्स में नहीं है, तो भाई साहब है, क्वेश्चन बैंक में रखा है साइड में, देखना है तो देख ले, नहीं तो छोड़ दे, कोई बात नहीं है। क्या है इसका, अकाउंटिंग, तू लिखना तो लिख तो सकता है ना भाई, कुछ तो लिख सकता है, कॉम्पिलेशन के बारे में इतना सब कुछ पता है, कुछ तो लिख सकता है। क्या ऑब्जेक्टिव है, तुझे मैनेजमेंट को हेल्प करना है, क्योंकि तेरे पास अकाउंटिंग एक्सपर्टीज़ है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज़ है, तो मैनेजमेंट को क्या करेगा, हेल्प करेगा, तो मैनेजमेंट को हेल्प करेगा, ठीक है। और पोस्ट ऑडिटिंग एक्सपर्टीज़, कलेक्ट क्लासीफाई समराइज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये सब बातें हैं, पढ़ना है तो पढ़ ले भाई साहब, मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको पढ़ने में। ऑर्डिनरीली इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ एफएस, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट रिस्टेटमेंट, देख तेरे को पढ़ना है तो पढ़ ले, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे। अच्छा, इसको पढ़ने से अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, मैं उसको तुमको रिवाइज करा देता हूँ ना भाई साहब, उसको पढ़ने से अच्छा तो यही है ना, वो रखा है मैंने इसे, तुमको पढ़ना है तो पढ़ लो भाई साहब, नहीं पढ़ा तो भी कोई टेंशन नहीं है। तुमको जितना कॉम्पिलेशन के बारे में पता है उतना लिख के आ जाना, कुछ तो 1-2 मार्क तो मिल जाएंगे भाई साहब, इतना तो तुमको पता है अभी कॉम्पिलेशन के बारे में। हमने क्या बात करी, कॉम्पिलेशन मेनली फोकस करता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में। कॉम्पिलेशन क्या है, प्रैक्टिशनर क्या करता है, उसका अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज यूज करता है, क्यों, मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के, ठीक है। ये कहाँ पे लॉ रेगुलेशन ने बोला है, मैनेजमेंट ने बोला है, गवर्नेंस पर्पस के लिए, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है, ट्रांजैक्शनल पर्पस है, मर्जर एक्विजिशन ग्रांट एप्लीकेशन किसके लिए भी यूज हो रहा है, हमको उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव छोड़ दो, स्कोप छोड़ दो, मैनेजमेंट का स्कोप में क्या है तुम्हारा, वो डिपेंड करता है, लेकिन तुम्हारा मेन चीज़ तो आती है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट, जजमेंट, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बेसिस। अब तुमको पता है एक्यूरेसी कंप्लीटनेस उसका भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेसी कंप्लीटनेस उसका भी जिम्मेदारी उसका है। डिफरेंट एफआरएफ कैन बी यूज, जैसे कि सिंपल भी हो सकता है एंटिटी का, या फिर एस्टेब्लिश एफआरएफ भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें आती है। एथिकल रिक्वायरमेंट को तुझे कंप्लाई करना पड़ेगा, कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई करना पड़ेगा, उसमें आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट होते हैं तो उसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन भी लेना पड़ेगा। बात आती है कि इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लॉ एंड रेगुलेशन ने बोला है तो उसकी भी ज़रूरत आ जाएगी, ठीक है। एंगेजमेंट लेवल का क्वालिटी कंट्रोल, तो तुमको बोला था कि एंगेजमेंट पार्टनर, एज ए एंगेजमेंट पार्टनर तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनती है, सबसे पहली बात ओवरऑल क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, एंड फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसेस को तुमने अडेयर करना चाहिए। कौन सी पॉलिसी एंड प्रोसेस, अब याद करने की कोशिश कर, अब पढ़ने की चीज़ मत नहीं है, अब पढ़ना नहीं है, अब याद करना है। 3 पॉइंट थे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस के, 2 पॉइंट थे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के। 3 पॉइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस के क्या थे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करते समय अप्रोप्रिएट प्रोसेस का यूज हुआ है क्या, उसके बाद में उसमें जो क्या, उसमें क्या क्या था, उसमें इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट था, फिर कॉम्पिटेंस ऑफ फर्म था, एथिकल रिक्वायरमेंट था एंड सिग्निफिकेंट था। तो पहला और आखिरी वाला, पहला और चौथा छोड़ दे, तो बीच में क्या आता है, एक तो आता है तेरा फर्म का कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी, वो वाला चीज़, लेकिन यहाँ पे बात करनी एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट टीम कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, एंड उसके बाद में इथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करता है क्या, तो यहाँ पे इथिकल रिक्वायरमेंट को लेके क्या और चीज़ था, इंडिकेशन अगर आता है नॉन कंप्लायंस का, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा जी, तो तूने 3 पॉइंट देखे क्या, तूने 3 पॉइंट देखे क्या, एक क्या है तेरा एंगेजमेंट टीम का, सॉरी, एक्सेप्टेंस कंटिन्यूस,
एक्सेप्टेंस कंटिन्यूस, एंगेजमेंट टीम कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है एंड इथिकल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में तेरे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के 2 पॉइंट थे। क्या थे 2 पॉइंट? डायरेक्शन सुपरविजन, डायरेक्शन सुपरविजन करना है तुझे, डायरेक्शन सुपरविजन एंड परफॉर्मिंग एंगेजमेंट पीआरएल के हिसाब से है क्या, वो तुझे देखना पड़ेगा। एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट नहीं सॉरी, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, तो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी तेरी है, ठीक है। यहाँ पे बात आती है। फिर एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस, एंगेजमेंट एक्सेप्ट एंड कंटिन्यूस, मैंने बोला 210 में जा, जितना दिखता है सब छाप दे। सबसे पहले एंगेजमेंट टर्म्स में जा, देख, हाँ, सबसे पहले एंगेजमेंट टर्म्स में जा। एंगेजमेंट टर्म्स में तुमने क्या देखा था? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप आया। उसके बाद में तुमने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में तेरा मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की जगह पे यहाँ आएगा प्रैक्टिशनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रैक्टिशनर के नीचे क्या था? एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, यहाँ पे भी सेम आएगा। तो प्रैक्टिशनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। फिर आता है मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उसके नीचे क्या था? इन एप्लीकेबल एफआरएफ, एप्लीकेबल एफआरएफ वो वाली चीज़ है। अभी यहाँ पे मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसमें घुस के देखना है तुझे। क्या देखना है? तूने प्री कंडीशंस में जा, एफआरएफ के हिसाब से, पीपीएफएस एफआरएफ के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे पीपीएफएस नहीं, पीपीएफआई है। तो प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, वो बात आती है। फिर डीम ऑफ आईसी, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। उसके बाद में क्या था? ऑल इन्फॉर्मेशन एडिशनल अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। उसकी जगह पे यहाँ पे कौन से पॉइंट है? एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस तेरा होना चाहिए। एंड साथ में एक्यूरेसी कंप्लीटनेस के साथ में और एक पॉइंट था, क्या पॉइंट था? जजमेंट, जजमेंट वाला। ये क्या है तेरा? ये तेरा मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक पॉइंट है, अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज होता है ना, तो इंटेंडेड यूजर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में भी तू क्या कर ले, उसके बारे में भी तू एंगेजमेंट के स्टार्ट में ही डिसाइड कर ले। फिर हमने बात करी थी एंगेजमेंट लेटर और अदर सुटेबल फॉर्म आता है, राइटिंग में लिखना है। अगर चेंज है तो चेंज को भी तुझे करना है, ठीक है। परफॉर्मेंस में हमने देखा, परफॉर्मेंस में तुमने सबसे पहले देखने ऑडिट के प्रोसेस क्या होंगे। तो मैंने बोला 1 से 4 होंगे, 1 से 4 होंगे। कौन से लिखा है? 1 से 10 होंगे, सारे होंगे। लेकिन भाई सारे थोड़ी लिख पाएगा, तो 1 से 4 लिख लेगी। वैसे भी आने का नहीं है इसने क्वेश्चन में, एग्जाम में कम चांसेस है, ठीक है। क्या है? मैंने बोला तू जो भी है ना, तेरे को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्या बिजनेस क्या है, ऑपरेशन क्या है एंड एफआरएफ क्या है। बिजनेस, ऑपरेशन, एफआरएफ। उसके बाद कंपाइल कर ले, किसके हिसाब से? रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन, इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट ने तुझे प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से कंपाइल कर ले। अभी कंपाइल किया ना, इसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट है। जजमेंट को क्या कर ले? मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर ले। डिस्कस किया मैनेजमेंट के साथ, अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? तो मैंने बोला देख भाई, डिस्कस किया मैनेजमेंट के साथ में, एक चीज़ आ सकती है। तू अभी कंपाइल किया, तूने कंपाइल किया फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसको रीड मारना है तुझे, तो इसको रीड मार, ये तेरे प्रोसेस है। अभी रीड करते करते कुछ कुछ हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? कुछ कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? दो चीज़ें, एक तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, या फिर अनसेटिस्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आती है, दूसरी चीज़ अलग है। सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान देते। अगर तेरे को इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट या अनसेटिस्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन तेरे ध्यान में आ जाती है, तेरे नज़र के सामने, जिगर के पास आ जाती है, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट, तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा? प्रैक्टिशनर क्या करेगा? ब्रिंग ब्रिंग दैट टू द अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को जाके बता दे कि ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन इनएक्यूरेट है, या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री है। मैनेजमेंट को जाके बोल दे। एंड मैनेजमेंट को बोल दे कि भाई साहब तू मुझे क्या कर, एडिशनल या फिर करेक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर ले। अगर मैनेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, मैनेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, तो क्या करेगा? अनेबल टू परफॉर्म एंगेजमेंट, तो एंगेजमेंट परफॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाएगा एंगेजमेंट, तो क्या करेगा? तो विड्रॉ करेगा, पतली गली से निकल लेगा। एंड साथ में मैनेजमेंट को एंड टीसीडब्ल्यूजी को रीज़न बता दे कि मैं जा रहा हूँ, एंड रीज़न क्या है तू बता देने का है। फिर हमने बात करी थी, अगर अगर तुझे तेरे नज़र के सामने या जिगर के पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आता है, क्या कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डज नॉट रेफर टू, या फिर एडिक्वेटली डिस्क्राइब नहीं करता है, क्या नहीं करता है? एफआरएफ को डिस्क्राइब नहीं करता है, या फिर तुझे लगता है कि अमेंडमेंट की ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि तेरा मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, इसकी वजह से अमेंडमेंट की ज़रूरत है। या फिर मिसलीड नहीं करता हो, कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अदरवाइज मिसलीड करेगा। अगर मैं इसको करेक्ट नहीं करता हूँ तो वो मिसलीड करेगा, ऐसा कुछ तुझे सामने आ रहा है ना, तो प्रपोज कर मैनेजमेंट को अमेंडमेंट। लेकिन मैनेजमेंट तो मूर्ख होता है, वो क्या करेगा? डिक्लाइन करेगा, या फिर डज नॉट परमिट टू मेक चेंजेस, डज नॉट परमिट टू मेक अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स। अगर ऐसा करता है तो पतली गली से निकल ले, विड्रॉ कर ले, इन्फॉर्म कर ले मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को ऑफ द रीज़न ऑफ विड्रॉइंग। एंड उसके बाद में अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो क्या करेगा? प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेगा। साथ में एक एक्नॉलेज करके ले ले, क्या एक्नॉलेज करके ले ले? फाइनल वर्जन जो है ना कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, उसका जिम्मेदारी मैनेजमेंट का है, ठीक है।
प्रैक्टिशनर के रिपोर्ट में हमने देखा सबसे पहले टाइटल एंड एड्रेसी, डेट, सिग्नेचर, प्लेस, ठीक है, उसको छोड़ दो। उसके बाद में अब यहाँ पे ध्यान दे दो, ये रिपोर्ट के पॉइंट्स शायद से आपको याद नहीं आ जाएंगे। रिपोर्ट को याद करो, पॉइंट तुमको याद आ जाएंगे, ठीक है। मैं तुमको रिपोर्ट दिखा देता हूँ, पॉइंट्स तुमको याद आ जाएंगे। किधर गया ये रिपोर्ट? ठीक है, पॉइंट ही देख लो, जाने दो, ठीक है। रिपोर्ट रिपोर्ट को जान दो, पॉइंट ही देख लो, तुम पॉइंट देख लो, मैं तुमको बता देता हूँ। देखो, तुम भी आंख बंद करके रिपोर्ट को याद करने की कोशिश करो। हमने क्या बोला था सबसे पहले? हमने बोला था, नहीं मैं तुमको दिखाई देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। किसको हटा दो? इसको हटा देता हूँ, ठीक है। 4410, ठीक है। ये रिपोर्ट तुम देख लेना, ठीक है, ये रिपोर्ट तुम देख लेना, मैं तुमको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या बोला? वी हैव ऑडिटेड, ऑडिटेड नहीं, वी हैव परफॉर्म एग्रीड प्रोसीजर्स नहीं, वी हैव कंपाइल इन्फॉर्मेशन जो तुमने हमें दी है। हमने कौन सा इन्फॉर्मेशन कंपाइल किया है? जो तुमने हमें दी है उसको हमने क्या किया है कि हमने कंपाइल किया है। उसके बाद हमने बोला हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपाइल किया है, जिसमें बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैश फ्लो आता है। तो हमने क्या किया? एलिमेंट को एड्रेस किया है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या बोले? उसके बाद हमने बोले कि देख भाई, हमारा जिम्मेदारी क्या है? नहीं, सबसे पहले हमने बोला कि कंपाइल इन्फॉर्मेशन SRS 4410 के हिसाब से हमारा जिम्मेदारी क्या है, हम क्या करेंगे? हमने हमारा अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज लगाया है एंड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से हमने कंपाइल किया है एंड हमने कंप्लाई किया है इथिकल रिक्वायरमेंट को। मैनेजमेंट का जिम्मेदारी क्या है? मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है कि तेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर एक्यूरेसी एंड तेरा कंप्लीटनेस को लेकर मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है। फिर हम क्या बात करेंगे? सिंपल सी बात करेंगे कि ये जो कंपाइलेशन एंगेजमेंट है ना, वो हमारा क्या है, वो एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं? हम एश्योरेंस एक्सप्रेस नहीं करते, ना ही ऑडिट का ओपिनियन, ना ही रिव्यू का कंक्लूजन, ऐसा कुछ हम एश्योरेंस एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है। उसके बाद में और एक कुछ पॉइंट था क्या? उसके बाद में तुमने एफ आर एफ को क्या करना था? एफ आर एफ को तुमने आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। फिर स्पेशल पर्पस के केस में तुमने कुछ चीज़ ध्यान में रखनी है। क्या? स्पेशल पर्पस को तुम आइडेंटिफाई करोगे, स्पेशल पर्पस को तुम आइडेंटिफाई करोगे, उसके साथ में इंटेंडेड यूजर को तुमको एड्रेस करना है। इंटेंडेड यूजर को एड्रेस करते करते तुमने क्या देखना है? पर्पस भी देखना है। एंड पर्पस में तुम ये बताओ कि ये अदर देन अदर पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आ जाइए, आ जाइए रिपोर्ट में। रिपोर्ट में तुमने क्या देखा? कंपाइल किया है हमने इन्फॉर्मेशन, किस बेसिस पे? जो मैनेजमेंट ने हमको प्रोवाइड किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हमने क्या बोला? एप्लीकेबल एफ को आइडेंटिफाई करेंगे तुम। फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका टाइटल ऑफ ईच एलिमेंट को भी आइडेंटिफाई करोगे। प्रैक्टिशनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बता दोगे, इथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई वगैरह करता है। फिर SRS को तुम एड्रेस करोगे, SRS 4410 को। उसके बाद में मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओगे, एक्यूरेसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्लीटनेस का। फिर तुम एक्सप्लेन करोगे कि एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, हम कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी के ऊपर हम क्या करते हैं? वेरीफाई नहीं करते हैं एंड डज नॉट एक्सप्रेस ऑडिट ओपिनियन या फिर रिव्यू कंक्लूजन एक्सप्रेस नहीं करते। स्पेशल पर्पस के केस में पर्पस एंड इंटेंडेड यूजर अटेंशन लाओ कि मे नॉट बी सुटेबल फॉर अदर पर्पजेस। कम्युनिकेशन करना है तुमको, इंपॉर्टेंट मैटर को कम्युनिकेशन करो। डॉक्यूमेंटेशन के केस में हमने बोला है, डॉक्यूमेंटेशन की जिस चीज़ का तुमने यूज़ किया है ना, जैसे तुमने ट्रायल बैलेंस, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अदर इन्फॉर्मेशन जिसका भी यूज़ किया है ना, उसको डॉक्यूमेंट कर लो। फिर तुमको सिग्निफिकेंट मैटर आते हैं तो सिग्निफिकेंट मैटर को डॉक्यूमेंट कर लो। फिर उसके बेसिस पे तुमने क्या किया? कंपाइल किया है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड, उसका रिकन्सिलेशन के लिए तुम्हारे पास कुछ रिकॉर्ड्स है ना, रिकॉर्ड्स हाउ कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकंसाइल करता है रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन, इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट जजमेंट उसके साथ कैसे रिकंसाइल करता है, उसका भी तुम डॉक्यूमेंटेशन कर लो। एंड फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी तुम डॉक्यूमेंट कर लो। खत्म 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 खत्म, ठीक है। मेरे हिसाब से ये पॉइंट जो है ना, ऑडिट के प्रोसेस, वो तो तुमको क्लियर रहेंगे। सिर्फ तुमको रिपोर्ट है ना, हो सकता है कि याद नहीं आए, तो तुम क्या करो? वो रिपोर्ट जो है ना, उसको एक बार पढ़ो, ये पॉइंट तुमको ऐसे ही याद आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, कंपाइलेशन खत्म खत्म खत्म। तो हो गया हमारा कंपाइलेशन एंगेजमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।